रिग्रेशन अगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, एक रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, रिग्रेशन मैंने बताया था जब वो नंबर से रिलेटेड होता है कि एक कंटिन्यूअस कोई नंबर पढ़ा होगा तो रिग्रेशन पढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है, मतलब प्रेडिक्शन वगैरह करनी है। तो उस टाइम पे हम स्टैटिस्टिक की टेक्निक्स का यूज करते हैं। याद रखना, स्टैटिस्टिक्स इन द सेंस मीन हो गया, मीडियन हो गया, या फिर प्रोबेबिलिटी का यूज कर लिया। वो सारी चीज आती है रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक है, हाँ ठीक है। कोई बोल। हाँ, तो वो हम क्या है, इसमें मेन काम क्या होता है, हमें रिलेशनशिप फाइंड करना किस किस के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में। अब जैसे मैंने बताई थी लीनियर रिग्रेशन, लीनियर तो याद ही रहता है ना हमेशा, लीनियर रिग्रेशन है तो इक्वेशन बताई थी y इक्वल्स टू ax प्लस b की फॉर्मेट में इक्वेशन पड़ी हुई है, तो उसको क्या कहूंगा, लीनियर रिग्रेशन। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि x और y के बीच में ऐसा रिलेशन है, y इक्वल्स टू ax प्लस b। तो यही काम होता है रिग्रेशन एनालिसिस में, कि किसी भी वेरिएबल्स के बीच में हम जब रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे वेरिएबल जो कि कंटिन्यूअस होते हैं, तो वो रिग्रेशन एनालिसिस में आता है। अब जो यहाँ पे x है वो तुम्हारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। लेकिन जो y है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, x के ऊपर लाई कर रहा है ना। y की वैल्यू क्या है, ax प्लस b है। तो मैं क्या बोलूंगा, y की वैल्यू कैसे, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वो y क्या हो जाएगा मेरा, इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन सॉरी, डिपेंडेंट होगा। x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर y की वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे याद रख लो, मैं याद करने तरीका बता रहा हूँ, y इक्वल्स टू x प्लस b है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर जो भी x का ऊपर होगा, x की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, मतलब y x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो y को क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट। अब ये क्या फायदा क्या होता है, याद रखना कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी डेटा सेट है, तो उसमें जो तुम्हारी कॉलम्स होती हैं, जो कि इनपुट कॉलम्स होती हैं, इनपुट इन द सेंस जो हमें पहले से पता होती है, तो उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट। और जो हमें निकालना होता है, आउटपुट जो होता है, उसको y मान के चलते हैं, वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो हमें इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इनके डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, ताकि हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये काम होता है रिग्रेशन एनालिसिस में। ठीक है, फोरकास्टिंग हो गया, टाइम सीरीज मॉडलिंग हो गया। तो हमारा मेन काम क्या होता है, कर्व। जैसे मैंने लीनियर रिग्रेशन y इक्वल्स टू ax प्लस b की बात की, तो उसमें भी हमने एक कर्व बनाया ना बेसिकली। ये तो है क्या, एक लाइन की इक्वेशन है ना। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें हमारा मेन काम क्या होता है, कर्व या लाइन फिट करना होता है उसके अंदर। ठीक है। हाँ, एक सुन लो कि शायद मालस्कर बोल रहा था कि शायद थर्ड और फोर्थ में के पॉइंट्स ज्यादा है, मतलब उसके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो इसको ध्यान से सुनना है, इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसके बाद की बात की जाए तो यूजेस हो गया, मॉडलिंग करना, प्रिडिक्शन करना, टेस्टिंग करना, हाइपोथेसिस की बकवास चीजें हो गई, बकवास बकवास। स्टेप्स की बात की जाए तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे कोरिलेशन को, कि कितने आपस में डिपेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद लाइन फिट करने की कोशिश करेंगे, इन द सेंस देखूंगा मैं लीनियर इक्वेशन बना पा रहा हूँ या सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल वाली बना पा रहा हूँ या क्वाड्रेटिक। तो उन दोनों के बीच में सबसे पहले मैं रिलेशन देखूंगा कि 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, फिर उसके हिसाब से मैं लाइन प्लॉट करने की कोशिश करूंगा। और फिर उसके बाद से देखूंगा कि इसकी मॉडल की एक्यूरेसी को कैलकुलेट करूंगा कि कैसे मॉडल बना है मेरा। ठीक है। एनालाइजिंग द कोरिलेशन, एनालाइजिंग द कोरिलेशन की बात की जाए तो मेरे को अब क्या है, अपना कोरिलेशन को पहले डिफाइन करते हैं। कोरिलेशन की बात की तो आ चुका है ना वैसे, तुम्हें आया है, किसी और को आया है? अच्छा, किसी और को बताया था मैंने। ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन की बात की जाए, नाम से देखो, कोरिलेशन, दो दो बंदों के बीच में रिलेशनशिप जब वो फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कोरिलेशन हो जाता है। एक कोरिलेशन की बात की जाए, जब दो चीजों के बीच में हम कोरिलेशन फाइंड करने की कोशिश कर जाती है, उसको क्या कहा जाता है, कोरिलेशन। दो कौन कौन से अभी तक हमने देखे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो वो उनको क्या, उसको उन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप जब फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोरिलेशन। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में फाइंड कर रहे हैं तो वो कोरिलेशन हो जाएगा। उनके बीच का एसोसिएशन फाइंड कर लो या उनके बीच के रिलेशनशिप्स फाइंड कर लो, किसी भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, तो एनालिसिस कैसे बनाया जाता है, बेस्ट लाइन से पता चल जाता है। तुम्हें पता है कि लीनियर वाली है तो लीनियर वाली कोरिलेशन इनके बीच में, क्वाड्रेटिक वाली है तो क्वाड्रेटिक वाली हो जाएगी, तो पॉलिनोमियल वाली पॉलिनोमियल वाली। ठीक है, वो सारी चीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। अब इन द सेंस ना, इसके एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कोरिलेशन की। ठीक है, जो कि लाई करती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है,
तो उसका स्केल ये होता है -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर 0 के पास है वैल्यूज तो उसको बोला जाता है वीक कोरिलेटेड, मतलब उनके कोरिलेशन बहुत कम है। लेकिन अगर वो 1 या -1 के पास है तो वो उनको बोला जाता है कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। इन द सेंस ज्यादा, इन द सेंस तुम ऐसे याद रखना कि मैग्नीट्यूड से बात हो रही है, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव में चला जाएगा, तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अगर वो 1 की तरफ जाएगा, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं सीधे पूरे की बात नहीं कर रहा, तो अगर वो 1 की तरफ जाएगा तो कोरिलेशन क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। अगर वो 0 की तरफ आएगा कोरिलेशन क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हमेशा क्या होता है कि कैसे रिलेटेड है, इन द सेंस पॉजिटिव रिलेटेड इन द सेंस क्या होंगे कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन द सेंस अगर मैं दो वेरिएबल्स को आपस में रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा हूँ, कोरिलेशन की वैल्यू निकाली और वो कोरिलेशन की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आई, तो मैं बोलूंगा कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेगा तो दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। वो होता था डायरेक्टली डिपेंडेंट, एक हाँ, हाँ। इनडायरेक्टली होता था, एक डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है, तो वही चीज है। अगर नेगेटिव है तो इनडायरेक्टली होंगे, मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, तो ये मतलब है इनका। ठीक है, तो उससे हम स्ट्रेंथ भी निकाल पा रहे हैं, एक्सटेंट भी निकाल, तब इंक्रीज अच्छा होगा। मैं तभी कटी थी क्या भाई, मैं पहले बोल देते हैं, बोल नहीं सकते थे क्या? ठीक है, अबे बोल यहाँ बे, तो पता नहीं भाई बोल दिया। बोल रहे थे हम लोग। तेरे पास आवाज नहीं आती। तो मैं लिफ्ट हो गया तो कैसे, छोड़ो। ये वाली चीज बता दी थी ना मैंने, प्लस और -1 वाली। हाँ, हाँ, हाँ बता हाँ। दीजिए, बता स्ट्रॉन्ग और दीजिए। वीक वाली बता दीजिए। और ये 0 का मतलब नो रिलेशन होता है। फिर उसके बाद हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वहां से हम पता कर सकते हैं, जैसे इन द नहीं सेंस, नहीं, बस जैसे उतना ही देखो। बताया था। हाँ तो है, तेरे को वैसे भी पढ़ा दूंगा तो भी नहीं पता होगा, तो सुन ले। तो यहाँ पे देख, इस ग्राफ मेरे में को देख, मैंने ग्राफ की, तेरे को ही बोल रहा हूँ कमल, इधर देखना। हद हो गई भाई, हद हो गई। इधर देख तू, कि देख जहाँ यहाँ पे इस ग्राफ में देखूं तो x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो r कैसा होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। अब इसमें देखो r की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू घट रही है, तो r कैसा हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। तो फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं बना पा रहे, तो नो कोरिलेशन है, कोई भी ग्राफ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एकदम 45 डिग्री पे लाइन है तो r इज इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे -45 डिग्री पे लाइन है तो r इज इक्वल्स टू -1 है। तो इनको परफेक्ट कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है, क्योंकि +1 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर तुम्हें कोई ग्राफ दे दे एमसीक्यू के अंदर, तो तुम उसके क्या बोलते हैं, आर के बारे में बता सकते हो ना, कैसा आर दिख रहा है मेरे को, बोल दिया करो तो मेरे को पता हाँ, चलेगा, वरना मैं भूल हाँ हाँ, जाऊंगा। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अब क्या होता है ना कि अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने बोला आर जो होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है किसी भी दो के बीच में, कोएफिशिएंट्स के बीच में, तो उसको निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। कार्ल पियर्सन ने दिया था, एक स्पीयरमैन कोएफिशिएंट नहीं दिया था। अब याद रखना है, रख लेना, वरना मैं बता देता हूँ, वैसे मेरे को इतना इंपॉर्टेंट लगा, बस ये याद रखना है ग्राफ से कैसे, और इसका स्केल याद रखना है इसके अंदर, ये वाली भी चीजें याद रखना, बस यही काफी है, इंपॉर्टेंट तो मुझे लगा, फिर भी ये बता देता हूँ। ठीक है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट डेफिनेशन बता दी, रिलेशनशिप बता दे दो वेरिएबल्स के बीच में। दो मेथड्स हैं, एक कार्ल पियर्सन, एक्स पियर्सन वाला है। ये रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स का, लेकिन एजम्पशन लेता है, ये कार्ल पियर्सन की बात चल रही है। अब रिलेशनशिप बता रहा है, लेकिन क्या तीन एजम्पशन ले रहा है। एक तो वेरिएबल्स हमेशा लीनियर होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो अगर ऐसे तुम्हें इक्वेशन दिखती है, अगर ऐसा मतलब कंडीशंस दिखती हैं, तो उसको उस टाइम पे हमेशा याद रखना कार्ल पियर्सन निकाला जाता है। अगर ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही तो तुम स्पीयरमैन कोफिशिएंट निकालते हो, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो स्पीयरमैन कोफिशिएंट अगर नॉन पैरामीट्रिक है तो तुम स्पीयरमैन निकालोगे ना। स्पीयरमैन कोफिशिएंट की बात की जाए तो कार्ल पियर्सन की बात करें तो कार्ल पियर्सन निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। हो ठीक है, जो भी है। हाँ, तो एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है। अब डायरेक्ट मेथड की बात की जाए, उसमें भी टाइप 1 और टाइप 2 है। इसमें बस ना फॉर्मूले याद कर लेना तुम, अगर तुम्हें याद रहते हैं या तो कहीं लिख लेना उस चीज को। ठीक है, टाइप 1 की बात की जाए तो टाइप 1 में जो आर का फॉर्मूला ऐसा दिखता है। इसका मतलब होता है n सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा x सिग्मा y इन द सेंस समीशन ऑफ सारे x समीशन ऑफ सारे y। यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट करो हर वैल्यू के लिए, फिर उनका समीशन ऑफ सारे सिग्मा x सिग्मा y, समझो, इनटू n। n क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा, ये तो तुम्हें समझ आई गया होगा, नीचे वाली चीज है ना। ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं आया? हेलो। समझ नहीं आया, लेकिन हाँ।
मैं सम, आ गया। समझने के लिए क्या है एक इसमें? डायरेक्ट मेथड कितना मेथड है? अबे समझना क्या है इसमें, देख ये क्या है, सिग्मा एक्स इन द सेंस सारे एक्स का समेशन, ये क्या है सिग्मा बाई इन द सेंस सारे वाई का समेशन, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई पहले लिखा है फिर सिग्मा लिखा है, मतलब सारे जो भी हाँ ये आ इंडिविजुअल गया। नंबर्स हैं उनको x आ गया। हाँ हाँ ये आ गया था, ये आ गया। अब आ गया। तो क्या बोल रहा था? अरे नहीं, मेरे को लगा तू ठीक है बोलेगा ये कि मतलब ये टाइप होता है। पता नहीं क्या बोल, ठीक है टाइप 1 मेथड हो गया। टाइप 1 मेथड तब यूज करेगा जब तुम्हारी वैल्यू छोटी है, छोटी इन द सेंस 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है। अब देखो वैल्यू यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यूज है, इन द सेंस जब बहुत बड़ी वैल्यूज दिखती है तब तुम दूसरा वाला मेथड यूज करते हो टाइप 2 बड़ी वैल्यूज इन द सेंस। हाँ तो टाइप 2 की जब यूज की जाएंगी जब वैल्यूज बड़ी हैं, बड़ी इन द सेंस न्यूमेरिकल में बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उनकी वो बहुत बड़ी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस इनटू सिग्मा वाई स्क्वायर। अब तुम बोलोगे यहाँ पे भी सिग्मा एक्स वाई था तो इसमें क्या डिफरेंस, इसमें डिफरेंस ये होता है कि x नॉर्मल वाला, जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला कि सारे x का समेशन सारे y का समेशन ऐसा बोला, लेकिन इसमें क्या ये x का समेशन नहीं है, ये है x माइनस एक्स बार का समेशन। ठीक है, ये है y माइनस वाई बार का समेशन, ऐसे होगा। अगर कहीं पे x दिखेगा वो x माइनस एक्स बार है, y दिखेगा तो y माइनस वाई बार है, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो डिफरेंस समझ आ रहा है दोनों में? हेलो, हाँ आ गया आ गया आ अब गया। देख हाँ इन, हाँ। तो क्यों बोला जाता है कि ये छोटे वाले बड़े वाले नंबर्स के लेके जाता है, क्यों बोला जाता है छोटे वाले नंबर्स? क्योंकि इस वाले में मैं डायरेक्टली उन सारे समेशन कर रहा हूँ, सारे नंबर्स का समेशन कर रहा हूँ, लेकिन इस वाले फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मीन से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो छोटी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि मीन जो होता है वो बीच वाली वैल्यू होती है, समझ रहे हो, सारे ऑब्जर्वेशंस के बीच वाली वैल्यू, तो उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो छोटी सी वैल्यू आएगी, नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा नीचे छोटी वाली वैल्यू आएगी। तो उससे ही मेरा क्या हो जाएगा, जो समेशन आ जाएगा वो भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है कभी, तो मेरा ये चीज क्या हो जाएगी, फायदा हो जाएगी। ये गलत है, जीरो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, तो जीरो तो नहीं होगा, ये चीज ऑब्वियस है, गलत लिखी हुई है इन्होंने। और यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़, मैं ही गड़बड़ सोच रहा हूँ। चल ठीक है, तो आर की वैल्यू 0.5229 आ गई, तो इसका मतलब अगर तुम्हें बोल दिया कि आर की वैल्यू ये आ रही है तो तुम बता सकते हो कि कैसा रिलेटेड है, पॉजिटिव रिलेटेड है, मतलब एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, इन द अबे सेंस सिग्मा एक्स एक स्क्वायर वो इंक्रीज नहीं और होगा दूसरा ना, इंक्रीज। जीरो। हाँ वो पता है, मैं बोल तो रहा था कि मैंने गलत सोचा हाँ था। तो हाँ। वो क्योंकि सिग्मा एक्स का स्क्वायर का है वो, तो इनका एक्स स्क्वायर का जब तुम सिग्मा करोगे तो ये वैल्यू आएगी, और वो कभी जीरो तो आ ही नहीं सकती क्योंकि सारे पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे, तो मैंने वो चीज गलत सोची थी। ठीक है, तो अब बर्थ रेट, हाँ तो यहाँ पे हम किसके बीच में कोई रिलेशन निकाल रहे हैं, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है, अगर बर्थ रेट इंक्रीज करेगा तो डेथ रेट भी इंक्रीज करेगा, बर्थ रेट डिक्रीज करेगा डेथ रेट भी डिक्रीज करेगा। तो इसकी वैल्यू को देख के तुम्हें समझ आ जाना चाहिए क्या होता है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट है, वो दोनों डायरेक्ट मेथड थे, अभी हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे। इसमें ये घटिया सा फॉर्मूला होता है, ये dx जो तुमने अभी x यहाँ पे देखा ना वही है dx, बस इसमें x माइनस एक्स बार नहीं होगा, तुम कोई एक रैंडम नंबर लोगे उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मीन ही हो, यहाँ पे रैंडमली कोई भी वैल्यू हो जाती है, यूजली जो वैल्यू रखी जाती है वो बीच वाली वैल्यू रखी जाती है, ताकि मैंने अभी बता दिया, ताकि जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आए थोड़ी अच्छी वैल्यूज आए, उनको मैं इजीली ऐड कर सकूं, तो ये होता है, ये फॉर्मूला तुम्हें समझ ही आ ही गया तुम्हें। ठीक है, अब देखो स्पीयर, अब दूसरा स्पीयर्समैन, तो स्पीयर्समैन कब यूज करते हैं, जब हमारे पास ये तीन कंडीशन ना हो, लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉर्मल। लीनियर याद रखना बस, लीनियर, ठीक है, बाकी तुम्हें याद हो जाएंगी। एल आई एन ही होता है स्टार्टिंग में सबके, एल आई एन, तो एक लीनियर हो जाएगा, एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो ये बस लीनियर रिलेशनशिप याद रख, स्टार्टिंग वाला वर्ड याद रखना है, एल आई एन, इंडिपेंडेंट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो तुम नॉर्मल वो कार्ल पियर्सन यूज करोगे, नहीं तो तुम क्या यूज करोगे, स्पीयर्समैन कोफिशिएंट यूज करोगे। अब स्पीयर्समैन कोफिशिएंट में क्या होता है ना कि हम डायरेक्टली नहीं निकालते हैं, इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होगा वो। तो उसके लिए ना क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स और वाई दे रखा है तुम्हें, तो हम इन सारे हर ऑब्जर्वेशन को, जैसे एक्स और वाई की है ना, तो इनको इंडिविजुअल रैंक्स असाइन करते हैं,
x के लिए अलग से रैंक का टेबल होगा, y के लिए अलग से रैंक का टेबल होगा। अब वो रैंक कैसे असाइन करता हूँ, रैंक ऐसे असाइन करता हूँ कि जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको रैंक 1 दे दूंगा, जैसे 36 को 1 दे दिया, फिर उससे अगला नंबर क्या 32 उसको 2 दे दूंगा, फिर उससे अगला नंबर क्या है वैसे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको मैं रैंक्स असाइन करता हूँ 1 से लेके जहां तक जाना है। वैसे y में भी रैंक्स असाइन हो जाएंगी, तो यहाँ पे रैंक ऑफ x आ जाएगा, रैंक ऑफ y आ जाएगा। इतना समझ आया? हाँ हाँ, जल्दी बोला करो ना, इतना क्या सोचते हो। ठीक है, तो अब रैंक ऑफ एक्स रैंक ऑफ वाई आ गया। अब मैं क्या करूंगा, डी निकलूंगा। डी की वैल्यू जो होगी वो होगी रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। तो इजीली निकल जाएगा ये वाला टेबल। फिर अगला जो टेबल होता है वो होता है डी स्क्वायर। डी स्क्वायर समझ रहे हो, ये जो डी आया है इसका स्क्वायर करना। तो जो स्पीयरमैन वाला फॉर्मूला होता है वो तुम देखोगे 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है। तो सिग्मा डी स्क्वायर तुम निकाल लोगे, डिवाइडेड बाई एन क्यू माइनस एन। एन होता है तुम्हारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, बस इतना ही है इस मामले में। तो ऐसे निकाला जाता है तुम्हारा स्पीयरमैन कोफिशिएंट। समझ आ गया इतना? तो तुम्हें समझ आ गया कि अरे वो कोरिलेशन। मनीष, बोल। वो डीएक्स कैसे निकाले उसमें? कौन सा पिछला डीएक्स? मेथड था वो, यार एक तो लास्ट थोड़ा मेथड पास था आके भाई। बोलो, एक्स मेरे को माइनस आज ए टू आवाज था नहीं ना, आ रही। एक्स माइनस ए टू था उसमें ऊपर टेबल में। हाँ, कहाँ था? अरे एक काम किया करो, जिसको भी डाउट पूछना है ना उस टाइम पे वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को पढ़ने की दिक्कत ना होए। हाँ बता कहाँ पे है। यहाँ पे बोल रहा है तू? हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है? अरे वो डीएक्स कैसे, ए टू क्या है, ये ए टू डीएक्स कैसे निकालना? डीएक्स, ये डीएक्स कैसे निकाल रही है ये बोल रहा है तू? हाँ हाँ अबे सिंपल सा सोचना कि अभी देख x माइनस एक्स बार तो कुछ समझ आया था कैसे निकाला था मैंने? हाँ हाँ तो बस यहाँ पे x, इसको ax मत सोचो अभी थोड़ी देर के लिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए x बार सोचते हैं। तो ये dx की वैल्यू तेरे को समझ आ गई, उस टाइम पे कैसे निकालूंगा मैं? हाँ, एक्स माइनस एक्स पर, हाँ ठीक। हाँ, तो अब x बार कैसे निकालता है? तू मीन निकालता है, समेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो x बार हो गया। अब एज्यूम्ड मीन में ये जो a है ना, इसको ना कुछ भी एज्यूम कर ले इनमें से। मान ले तूने इसको 21 समझ लिया, मान ले तूने इसको 24 समझ लिया, यूजली बीच वाली वैल्यू समझते हैं, ये चीज याद रखना। तो 24 समझ ले, तो अब क्या इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या तू? अच्छा, भाई सिंपल सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, समझा गया? हाँ हाँ, तो मैंने स्पार्स का ये वाला समझा गया ना, स्पीयरमैन की कैसे निकाला जाता है। R1 R2 लिखना है, R1 माइनस R2 लिखना है D, और फिर आगे D स्क्वायर लिखना है, बस फिर ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये सिंपल होता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, मेरे को पक्का नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम चांसेस है, लेकिन हो सकता है। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, तो मैं फॉर्मूला पूछ सकते हो कोई भी। अगला, फिटिंग द रिग्रेशन, और 3 कंडीशन याद रखना, लीनियर वाली, LIN वाली, लीनियर, इंडिपेंडेंट और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तभी वो चीज यूज होती है। फिटिंग द रिग्रेशन, अब हमारे काम हो गया कि अब हमने क्या निकाल लिया। सबसे पहले याद रखना कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। अगर तुम्हें बोल दे कि लाइन निकालनी है, कुछ भी निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमेशा क्या निकाला जाता है? रिग्रेशन, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाता है। फिर उसके बाद लाइन। अब लाइन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो जो उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो लीनियर है। तो उसके लिए कैसे दिखेगी? y इज इक्वल टू mx प्लस c दिखेगी। तो अब हमें इस इक्वेशन में देखो क्या क्या चाहिए, एक m चाहिए, एक c चाहिए। यही दो चीजें तो है ना जो वो है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल है। बाकी y और x तो हमें पता ही है, डेटा सेट पड़ा हुआ है। तो अब क्या है इसके अंदर ना, तो अब ये m और c के बारे में तो पता है ना तुम्हें। c क्या होता है? तुम्हारा इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो जो y की वैल्यू होगी वो c होगा। m क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द इक्वेशन हो जाएगी, कि स्लोप कैसी दिख रही है तुम्हारी। ठीक है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो वही समझा रखा है, बकवास चीजें। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ो ना। तो बस यही लिखा हुआ है, इन्होंने कुछ खास बताया नहीं। आ जाएगा आगे। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन मैंने तुम्हें सब बहुत समझा दिया, वो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है, तो वो चीजें होगी। ठीक है, तो वही है, सेम चीज है, रिग्रेशन ही है। तो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देख रहे हैं इसके अंदर। अब रिलेशन देख रहे हैं तो वही क्या, y इज इक्वल टू fx की फॉर्मेट में दिखेगा। अब ये fx है, ये मेरा क्या होता है, अगर ये लीनियर रिग्रेशन है तो fx की डिग्री क्या हो जाएगी? मेरी 1 हो जाएगी।
तो वैल्यू ऑफ द, ये वही लाइन होगी, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही लिखा है, बार बार वही चीज लिखेंगे ये भी। ठीक है, फिर इन्होंने एग्जांपल समझाने की कोशिश किया है, पता नहीं आया ये तो आएगा भी नहीं, लेकिन समझ लो फिर भी। ठीक है, जैसे सिंगल वेरिएबल एज्यूम करें टिप अमाउंट। ठीक है, तो अब ये प्रिडिक्शन करना चाहते हैं कि इतना ये टिप दे रहा है तो ये मतलब सॉरी इतना ये बिल पे कर रहा है तो ये कितना टिप देगा उस टाइम पे, ये काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रहा मील का सीरियल नंबर लिख दिया, ये टिप अमाउंट लिख दिया, ये बोलना चाहते हैं कि अगली बार जब वो आएगा तो बंदा कितनी टिप देने की देगा तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। जैसे मैं तो अभी अमाउंट भी कंसिडर करने लग गया था, लेकिन वो नहीं है कि कितना खाने के लिए पे किया, वो नहीं कंसिडर कर रहे हैं अभी, सिर्फ ये टिप अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं। सीरियल नंबर तो क्या है, बकवास है। याद है मैंने सीरियल नंबर एक जगह एग्जांपल दिया था फीचर सिलेक्शन के अंदर। हाँ हाँ, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, तो वही चीज है। तो फीचर तो सीरियल नंबर तो ऑब्वियसली कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं मेरा, तो सीरियल नंबर से तो मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। जिससे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ वो क्या होगा, टिप अमाउंट ही बचा मेरे पास। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए मैं करने चाहता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो 7th नंबर है उसके लिए टिप अमाउंट दो। अब उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है मेरा कि अगर मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मीन लेके ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। ना पे यहाँ पे वैल्यूज रिपीट होते हुए दिख रही है मेरे को, ना कुछ दिख रहा है, कंटिन्यूअस वैल्यूज है। तो ऑब्वियसली मेरे को बस मीन के हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि इन सबका मीन कितना आ रहा है, जितना भी आ रहा है 10 मान लेते हैं, 10 ही था शायद, हाँ 10 आ रहा है मीन इनका। तो नेक्स्ट वाले का भी एजम्पशन ये लेके चल सकते हैं कि वो 10 ही देगा, क्या बोलते हैं, मेरे को मीन देगा, 10 टिप देगा। तो वही चीज है, इन्होंने एक लाइन बना दी। अगर देखो मैंने एक लाइन बोल दी 10 की, तो मैं क्या बोलूंगा कि 7th वाला भी 10 देगा मेरे हिसाब से, 8th वाला भी 10 देगा, 9th वाला भी 10 देगा। तो सभी मेरे को कितना टिप अमाउंट देंगे, 10 अमाउंट देंगे। तो इस केस में जहां पे एक ही वेरिएबल था, उसमें लाइन कैसी दिखेगी मेरे की, ऐसी दिखेगी। समझ रहे हो ये चीज? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके में बोल दिया, अब ये मैंने बोल दिया कि ये है, लेकिन अगला वाला जो बंदा है 7th, मेरे हिसाब से तो वो टिप देगा, वो 10 देगा। लेकिन 7th वाले ने मान लो 14 दे दिया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि कितनी गड़बड़ है मेरे को। अब ये मैंने एक मॉडल बना दिया कि जो कि मीन के हिसाब से इसका एक मॉडल था, तो मेरे को इस मॉडल में देखना पड़ेगा कितना अच्छा था वो मॉडल, गुडनेस चेक करूंगा मैं। तो उसके लिए क्या निकाला जाता है, रेजिडुअल एरर। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है फॉर्मूला वगैरह। रेजिडुअल एरर की बात की जाए तो रेजिडुअल एरर कुछ नहीं होता, वो होता है जो इनके बीच में, जैसे क्या बोलते हैं, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, मतलब जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू, उन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखो जैसे इसमें मैंने बोला कि मेरा मीन जो है वो 10 है, तो हर जो ऑब्जर्वेशन है वो मेरे को 10 देगी, मतलब 7 10 देगी, 8 10 देगी, 9 10 देगी। तो अगर मैं बोलता हूँ कि सब 10 दे रहे हैं, तो ये पहले जो 6 है मेरे अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 10 ही आनी चाहिए। मैं तो बोलूँ कि 10 ही देगा हर टाइम पे, तो उनकी वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ अपने मॉडल को, अब मेरे को अगली वैल्यूज तो पता नहीं है, तो मेरे को अपना मॉडल अच्छा पता करने के लिए पुरानी वैल्यूज का ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, और सबका सम कर दूंगा। तो वो जो सम आता है उसको ही कहा जाता है रेजिडुअल एरर। समझ आया? ये हेलो? परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना मॉडल की? हाँ, गुडनेस या अच्छा, कितना अच्छा है वो मॉडल। हाँ ठीक है। परफॉर्मेंस नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को, लेकिन ये बोलूंगा कि मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना अच्छा है, क्योंकि परफॉर्मेंस तो फिर मेरे को वो देनी पड़ेगी, कितनी अच्छी एक्यूरेसी, कितने सही जा रहा है, वो सारी चीजें हैं। तो मैं इसको गुडनेस ज्यादा अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकता है। एक्यूरेसी बोल सकता है, लेकिन एकदम परफेक्ट टर्म नहीं होगी वो चीज के लिए, गुडनेस अच्छी चीज होगी। ठीक है, समझ आया? क्योंकि जितनी कम मेरी एरर होगी, मैं बोल दूंगा कि वो उतना अच्छा मॉडल है मेरा। हेलो 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 हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो फोन भी इधर है अभी तो। ठीक है, तो अब क्या है, तो ये समझ आया रेजिडुअल एरर कैसे निकलती है। रेजिडुअल एरर इज द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट एंड द एक्सपेक्टेड अमाउंट, टोटल सम। ठीक है, वो समझ आ गया। अब अगला करना है मेरे को रेजिडुअल स्क्वायर। रेजिडुअल स्क्वायर, ठीक है, रेजिडुअल स्क्वायर को क्या कहा जाता है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स भी कहा जाता है, एसएसई, ये टर्म याद रखना है, एसएसई, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। इसको कुछ नहीं करना, जो रेजिडुअल एरर निकाली ना अभी, उसका स्क्वायर का सम लिख देना है, वो 120 हो जाएगा। समझ के, जो हर इंडिविजुअल जो आ रही है एरर रेजिडुअल, उसको स्क्वायर करना है, एंडिंग में उन सबका सम लिख देना है, वो तुम्हारा रेजिडुअल एरर आ जाएगी, जिसको एसएससी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये जो एरर है, अभी देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना जिसके थ्रू मैं नेक्स्ट अमाउंट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, मतलब ये जो y था मेरा वही है, जो मेरे को प्रेडिक्ट करना है, बस मेरे पास वही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर आवाज रहा कट हूँ। गई तो थी इस मैंने। केस में कहाँ पे, हेलो? हाँ ये तूने एसएससी बताया था उसके बीच में।
हाँ, तो अब मैं बता रहा था कि नेक्स्ट एक और टर्म होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि अब देखो यहाँ पे मेरा एक ही वेरिएबल है। अब ये जो वेरिएबल है यही तो मेरा y है, क्योंकि इसी को तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उस केस में जो SSC होता है ना वो SST के इक्वल होता है। स्क्वायर सम ऑफ, रुक जाओ यार, कहीं होता है, ये टर्म आया नहीं है क्या अभी तक? अरे काहे नहीं दी वो, ये रहा। तो याद रखना है SSC इज इक्वल टू SST, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो अगर तुम्हें सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकालना है तो सारे x को हटाना पड़ेगा वहां से, सारे x को हटा दो और फिर उसके अकॉर्डिंग मीन मीडियन मोड से तुम एक प्रेडिक्ट करो वैल्यूज और फिर देखो कितनी उसके अंदर एरर आ रही है। तो वहां से जो SSC जो वैल्यू आएगी जब तुमने x को हटा दिया तो उसी को क्या कहा जाता है, SST कहा जाता है। ये चीज याद रखना, सम ऑफ स्क्वायर टोटल। तो दो ये टर्म्स तुमने पढ़ ली अभी, SSC और SST। नहीं आया समझ? देख SST अभी मैंने क्या किया, हाँ देख मैंने क्या किया, मेरे पास जो था, जो डेटा सेट था उसमें क्या है, सिर्फ टिप अमाउंट है ना, हाँ जो भी बोल रहा था उस, ठीक है। हाँ तो अब देख ये जो टिप अमाउंट है मेरे को प्रेडिक्ट भी क्या करना है, अगली बार के लिए टिप अमाउंट ही प्रेडिक्ट करना है। हम्म तो अब मेरे को, मैंने क्या किया, अब मेरे पास और कुछ तो डेटा था नहीं तो मैंने इसी का यूज किया, मतलब जिसके लिए मेरे को प्रेडिक्ट करना है उसी का यूज कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैंने मीन के अकॉर्डिंग बोल दिया कि इसकी इतनी एरर आ रही है, इतना ये कर रहा है। तो इधर से मैंने इसका SSC निकाला। अगर ये जो SSC, अगर ये सिर्फ y को लेके मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ y को कंसिडर करके, तो उसी को, इसको इक्वल बोल देता हूँ SST के। तो अगर मेरे को SST निकालना है तो कुछ नहीं कर रहा, मेरे को सिंपली सारे x को हटाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर जो बचा है y उसमें एक कोई मॉडल फिट करना पड़ेगा और उधर से मेरे को SSC निकालना पड़ेगा और जो SSC की वैल्यू आएगी वही तुम्हारी SST की वैल्यू आएगी। अब समझ आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है कि फिर से ठीक है बताऊं? ठीक है। पक्का ना? हाँ हाँ बाकी हाँ बाकी बाकी हाँ आगे। ठीक है। नमन नहीं है क्या आज? सो गया नमन लगता है हाँ वो हाँ भाई तू यही हो भाई। इश्यू हो गया, कुछ हो अभी गया अभी था। ज्वाइन किया है नमन ने। नहीं पहले भी था वो। अबे भाई मैम का कॉल आ गया था यार कॉलेज से। हाँ पता था मेरे को, गायब हो रखा है। ठीक है भाई अब भी तो गायब है, तो दोस्त बस रहने दे, अभी ज्वाइन किया बैठ, लीनियर बता रहा जो था, भी है। उसका ठीक है, लीनियर तो समझ बता आ गया तुम्हें SSC और SST कैसे निकाला जाता है? ठीक है, हाँ ये हाँ बता दिया मैंने तुम्हें। अब हाँ, तो ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसमें लाइन बता रखी है बनानी कैसे होती है। हाँ, तो मैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एप्सिलॉन। बीटा नॉट और बीटा वन वही है, mx प्लस b की टर्म्स में याद रख लेना, बीटा नॉट बीटा वन वही है, बस एप्सिलॉन एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड करता हूँ, उसको क्या कहा जाता है, एरर टर्म कहा जाता है। क्योंकि हर के अंदर तो एरर आएगी ऐसा तो है नहीं, कहीं पे एरर जीरो हो सकती है मान लो, लेकिन मेरे को, अगर मेरे को ये हर पॉइंट के साथ सेटिस्फाई करना है तो उसके साथ एक एप्सिलॉन टर्म क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो मैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बोलता हूँ, वो इस फॉर्मेट में दिखता है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। ई क्या हो जाएगी, मेरी एरर टर्म हो जाएगी, जो कि अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और नॉर्मली जो होगा वो बीटा नॉट प्लस बीटा वन है, ये इसको ई को सेट भेज दिया और इसको एक्सप्रेशन ऑफ वाई बोल दिया, नॉर्मल बकवास चीज। ठीक है, तो अब ये चीज याद रखना, ये तुम एक इक्वेशन देख के इससे ग्राफ बना ही सकते हो ना तुम, ये तो बकवास है। ठीक है, ग्राफ ये तो आता है ना यार, इतनी मैथ्स तो पढ़ी होगी, बस एक ने छोड़ के, उसको छोड़ो, उसको कुछ भी बोल दो, बाकी समझ आती है ना, इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, तो तुम अगर हाँ लाइन बोल देगी हाँ कैसी दिखेगी, तो दिखेगी, ऐसा नहीं बोलेंगे कि लाइन बनाओ वहां पे, वो तो बोलेंगे कि इक्वेशन है तो इसके अकॉर्डिंग कैसी लाइन हो सकती है। मेरे को पता नहीं है कैसे क्वेश्चन आएंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब ये तो वही चीज बता दी है जो पीछे हमने देखी थी ना, कि ये कितना डिफरेंस आ रहा है, ये SSE है, सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स है 25 है, क्योंकि 5 रेजिडुअल एरर आ रहा था इस केस में। ठीक है, ये निकाल लिया, ये चीज कर ली थी हमने, बकवास SST मैंने तुम्हें बता दिया था कि देखो विद ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि y, जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ओनली सम ऑफ स्क्वायर्स इज ड्यू टू एरर, सो देयरफॉर इट इज आल्सो इक्वल टू टोटल एंड मैक्सिमम सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, तो SSC इज इक्वल टू SST, जब हम एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तब हम बोल देंगे कि SSC इज इक्वल टू SST। अगला है लीस्ट स्क्वायर मेथड्स। लीस्ट स्क्वायर मेथड की बात की जाए तो ये वही SSC है वैसे, अगर तुम देखोगे तो ये yi माइनस y का y का एक्सपेक्टेड का स्क्वायर, एस्टिमेटेड और ऑब्जर्व्ड, ये तुम्हें दिख रहा है, एक हाँ बोल दिया इन्होंने एस्टिमेटेड, एक बोल दिया तुमने ऑब्जर्व, तो ये क्या बन गया, SSC तो बन गया। यस नहीं आया समझ? ये आवाज ब्रेक तो हमारा मेन, अगर मेरा मॉडल अच्छा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी,
हाँ कम होगी। कम होगी हाँ, तो कम मेरे को होगी। क्या काम है कि मेरे को इस चीज को मिनिमाइज करना है। तो अगर मेरा ये चीज मिनिमाइज होगी मेरा मॉडल अच्छा होगा। तो गोल क्या है मेरा? मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड और ठीक है वो सारी चीजें। तो ये चीज याद रखना। तो हमारा मेन काम क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में? ये जो लीस्ट स्क्वायर है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर एरर है, इसको मिनिमाइज करना। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स कंसिडर कर रहा हूँ, एक है बिल अमाउंट, एक है टिप अमाउंट। तो अब मैं इसकी बात की जाए तो इसको कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो इसके लिए तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता कि इसका अगले का मीन लिख दूं। तो इसके लिए मेरे को एक पहले की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो अगर तुम इसके बीच में लीनियर इक्वेशन बना सकते हो क्या? तुम अगर तुम्हें बोल दे y = ax + b बनाना है तो बना ही सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने बताया था कि रिग्रेशन की बात होगी तो सबसे पहले क्या निकाला जाता है? हमेशा कोरिलेशन निकाला जाता है, फिर उसके बाद तुम अपनी लाइन निकालते हो। तो कोरिलेशन के लिए अगर डायरेक्टली निकालना है तो कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y लिखा जाता है। अब कोवेरियंस ऑफ x, y जो पिछली में था उसको पता होगा, जिसको हाँ वैसे उनको भी नहीं पता होगा था क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। तो कोवेरियंस ऑफ x, y वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में निकलता है जो x, x, y लिखा जाता है, y, x और y, y लिखा जाता है। वो उस मैट्रिक्स से निकाला जाता है कोवेरियंस ऑफ x, y। नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी पिछली क्लास में था, और स्टैंडर्ड डिविएशन वाइज। तो तुम r की वैल्यू निकाल सकते हो। बस चलो छोड़ो, नहीं याद रहता, बस फॉर्मूला याद रखना, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। CS याद रख लेना, CS कंप्यूटर साइंस, कोवेरियंस ऑफ x, y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। ये तुम्हारा r की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो अब बात की जाए, हाँ, तो दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। एक पैरामीटर होता है जो कि पॉपुलेशन का होता है, और एक होता है सैंपल का होता है। सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? सैंपल होता है जब मैं पूरी जो सारे डेटा सेट है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट लेता हूँ, वो सैंपल बनता है। लेकिन अगर मैं पूरे डेटा सेट को कंसिडर करता हूँ तो वो पॉपुलेशन होता है। ठीक है। तो पॉपुलेशन का अगर कोवेरियंस निकालूंगा तो n से डिवाइड करूंगा, सैंपल का निकालूंगा तो n-1 से। ये चीज याद रखना, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, कि सैंपल के लिए n-1 से ही डिवाइड किया जाता है। तो ये जो तुम्हारे फॉर्मूले होंगे ना यहाँ पे कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के, ये सारे सैंपल के रिलेटेड होंगे। ये कोवेरियंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे देखो कि ये 0.8 वैल्यू है, तो ये आपस में पॉजिटिव डिपेंडेंट होंगे और बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है। तो हाँ, एक चीज याद रखना, जब तुम लाइन खींचते हो ना इसमें, तो वो लाइन हमेशा इन दोनों वेज के मीन से पास होके जाएगी। अगर तुम्हें बोल दिया कि ये तुम्हारा डेटा सेट है और ये इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है इसकी? तो कुछ नहीं करना, दोनों वेरिएबल्स का मीन लेना और देखना वो दोनों पॉइंट उस कौन सी लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस भी लाइन को सेटिस्फाई करेंगे वही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ देखो, इसका 74 आया, इसका 10 आया, तो जो लाइन होगी वो 74,10 से हमेशा पास करके जाएगी। ठीक है, निकाल सकते हो। ठीक है, अभी निकाल दिए। अब तुम्हारे पास, अब तुम्हें B0 और B1 निकालना था, तो जो B1 का फॉर्मूला आ जाएगा वो ये हो जाएगा, सिग्मा x माइनस एक्स वाई अपॉन वाई अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार का की वैल्यू हो जाएगी। और B0 की वैल्यू तो तुम यहाँ से निकाल ही सकते हो। B1 की वैल्यू आ गई तुम्हें। अब x और y तुम्हारे क्या हो जाएंगे? मीन हो जाएंगे, क्योंकि वो हमेशा इससे पास करेंगे। यहाँ से तुम B0 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो B0 और B1 की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आ गई, तो उसके बाद तुम इक्वेशन ऑफ लाइन बता सकते हो अपनी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बता दी तो उसको इंटरप्रेट कर लो। अब यहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी तो तुम इजीली क्या कर सकते हो? सम ऑफ स्क्वायर एरर निकाल सकते हो इसका। हाँ निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वही है। अगर मेरे को गुड चेक करना है तो फिर से क्या करूंगा मैं? सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स निकालूंगा अपने। सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स जो आएगा रेजिडुअल, पहले रेजिडुअल निकाला जाता है फिर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, क्योंकि वो स्क्वायर होता है उस चीज का, तो वो बकवास चीज है। तो ऐसा मत कंफ्यूज मत होना कि आर आर रेजिडुअल क्या है। रेजिडुअल कुछ नहीं, नॉर्मल डिफरेंस निकालना उनके बीच में। फिर अगर स्क्वायर कर दूंगा तो एसएससी बन जाएगा। तो देखो एसएससी की वैल्यू अब कितनी आ गई? 30.075 आ गई, जबकि वहां पे 120 थी। अब मेरे को एसएसटी निकालना है, तो एसएसटी याद रखना है। इसके लिए क्या करूंगा मैं? x को हटा दूंगा और सिर्फ y को रखूंगा, और वहां से जो वैल्यू आएगी वो मेरी SST होगी। तो SST मेरी तो पहले आ चुकी है, मैंने पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, तो इसकी SST की वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। ठीक है, अब मेरे को एक तीसरी टर्म होती है SSR। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत हो गया। ठीक है, SSR की बात की जाए तो SSR की वैल्यू ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, SST = SSC + SSR। ठीक है, और तुम्हें SST पता है, SSC पता है, SSR निकालना ही सिंपल चीज होगी। ठीक है, तो अब हमें मेन जो काम होता है ना, कि अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स आ गए, तो उसकी गुडनेस को चेक करने के लिए हम R² निकालते हैं कि R² कितना अच्छा है। ठीक है, R² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SSR/SST।
SSR अपॉन SST। तो SSR निकाल लिया, SST निकाल दिया, R स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.7493। अब इसका मतलब होता क्या है 0.7493? मतलब ये 0.74% बार तुम्हारा 74% बार अच्छा है, एक्यूरेट है, और जो बाकी बचा ना वो तुम्हारी एरर्स होती है, वो तुम्हारा बकवास होता है। तो अब तुम्हारा 74 बार अच्छा है तो हम बोल देंगे गुड फिट है वो। ये चीज समझ आई? आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर स्क्वायर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है, वो भी चीज याद रखना। समझ आया? हाँ हेलो हेलो, ठीक है। तो ये चीज होगी। SST SSR पता चल गया। SSC तुमने देखा yi माइनस y एक्सपेक्टेड का स्क्वायर हो गया। SST ये नॉर्मल कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे मीन का डिफरेंस ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे x नहीं कंसिडर किया। और SSR तुम्हारा इजीली निकाल ही सकते हो वैसे वैसे, अगर तुम्हें याद रखना है तो ये चीज हो जाएगी। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो तुमने कैलकुलेट किया माइनस y बार का स्क्वायर, वो तुम्हारी SSR होगी। सिंपल सी चीज है। ये दो फॉर्मूले याद रखना है, ये दो फॉर्मूले तो याद रहेंगे ना, ये तो हमने देख ही लिए हैं अभी कि एक्सपेक्टेड और जो एक्चुअल वैल्यूज है उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर है। ये कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है माइनस उसको मीन से स्क्वायर डिफरेंस करना है, वो तुम्हारे SST और SCSC है। बस इसका पीछे वाला और इसके दोनों के पीछे वाले का डिफरेंस जब करोगे तुम्हारा SSR आ जाएगा। बस इतना सा याद रख लो, ये दो याद रखोगे तो ये तुम्हें इजीली याद रह जाएगा, SSR। ठीक है। और बकवास चीज, हाँ, लीनियर रिग्रेशन के हमने बहुत पहले से स्टार्ट है कि क्या होता है उसका, आउटलायर्स के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैंने कितनी बार समझाया y = ax + b, इसलिए मैं आउटलायर्स को कंसिडर नहीं करता था। बहुत सारी चीजें होती थी, हम स्टैटिस्टिकल वाले मेथड्स अपनाने लग जाते थे उस केस में, अगर किसी को याद हो तो। ठीक है। और बकवास चीज है, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और डेटा इंडिपेंडेंट का मैंने तुम्हें पहले बताया था कि डेटा जो भी होना चाहिए वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे हाइट और वेट है तो उसको बहुत ज्यादा रिलेटेड होते तो उसको हम BMI में कन्वर्ट कर देते थे। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन में कौन सा आता था? PC होता था, याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ कंपोनेंट एनालिसिस होता था। ठीक है, जो कि लीनियर ऑर्थोगोनल वो लेता था, लीनियर ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन लेता था, जिससे PCs कंस्ट्रक्ट करता था। प्रिंसिपल क्या था? PCC POC कंपोनेंट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स क्या होते थे? जो पहला वाला प्रिंसिपल कंपोनेंट होता था वो सबसे ज्यादा वेरिएंस को कैप्चर करता था, जो सबसे ज्यादा आउटपुट को डिफाइन करता था। सेकंड वाला उससे कम, थर्ड वाला उससे कम। और हमें याद रखना है कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है तो PC क्या होता था? नंबर ऑफ जो PCs आएंगे वो हमेशा लेस देन या इक्वल होंगे जितने हमारे पास पहले डायमेंशंस थे। डायमेंशंस इन द सेंस नंबर ऑफ जो इनपुट वेरिएबल्स थे। तो ऐसी चीज याद रखा करो, काम आती है। ठीक है। अब लीनियर एंड हायर डायमेंशनैलिटी की बात की जाए तो लीनियर एंड हायर डायमेंशनैलिटी अभी देखा। डायमेंशनैलिटी मैंने तुम्हें कल ही पहले बता रखा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती है, इन द सेंस नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस नहीं, गलत बोला मैंने। इनपुट वेरिएबल जो कॉलम्स लिखी जाती है जो इनपुट के लिए, वो होती है तुम्हारी डायमेंशनैलिटी। अब लीनियर हायर डायमेंशनैलिटी तुम्हें पता है हायर से बहुत इफेक्ट पड़ता है, बकवास चीजें हो जाएंगी, तो उसकी वजह से तुम्हारा ओवरफिटिंग हो सकती है, बकवास चीजें हो सकती है, फालतू की जो हमने अभी तक देखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास ऐसे हायर डायमेंशनैलिटी है और लीनियर रिग्रेशन तुम कर रहे हो, तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेगुलराइजेशन मेथड्स का यूज किया जाता है, या श्रिंकेज कहा जाता है उस चीज को। ठीक है। तो रेगुलराइजेशन की बात की जाए, वो क्या करता है, उसका मेन काम क्या होता है कि वो अगर तुम्हारे कभी भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो उसके ऊपर एक पेनल्टी इंपोज कर देना, ताकि जो उनके बीच में वो है ना कि बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो चीज हट जाएंगे। इन द सेंस, जैसे छोड़ो मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, कि वो क्या करेगा, हर का जो कोफिशिएंट है ना उसकी वैल्यू को कम कर देगा। अब जैसे मैं कोफिशिएंट कम करने से क्या फायदा हो रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे देखो, अगर मान लो यहाँ पे x ही नहीं होता इस लीनियर इक्वेशन में, जो हम लाइन बना रहे हैं y = ax + b, वहां पे सिर्फ x नहीं होता, वहां पे शायद मान लो t भी होता, मान लेते हैं। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y = ax + bt + c बनेगी। इतना समझते हो मेरी बात? हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ समझ में आया, चला आ गया, अभी समझ में आ हाँ, गया। ठीक है। तो अब देखो, ये वेरिएबल है y = ax + bt + c है। तो अगर मेरे पास a का कोफिशिएंट अगर ज्यादा होगा, बहुत बड़ा है, और b का कोफिशिएंट मैं मान लेता हूँ बहुत कम है, तो अगर मैं t में चेंज करूंगा तो y में बहुत कम चेंज होगा, और अगर मैं x में चेंज करूंगा तो y का वैल्यू जो होगी बहुत ज्यादा चेंज होगी। ये मतलब समझ रहे हो तुम? अगर मैं a की वैल्यू ज्यादा बड़ी रख रहा हूँ और b की वैल्यू कम रख रहा हूँ तो इससे क्यों ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है? इतना समझ आता है? क्योंकि तू उसमें कन्वर्ट कर रहा है तो उसमें ज्यादा चेंजेस करने पड़ रहे हैं इसलिए। अरे नहीं बे, y = ax + bt + c है, मान लेते हैं। ठीक है। अब मैं a को मैंने बहुत बड़ा रखा है, मान लेते हैं 1000 रखा है, b को मैंने 1 रखा हुआ है।
ठीक है। तो अगर मैं t की वैल्यू में अगर 1 का डिफरेंस लेके आऊंगा तो y में कितना डिफरेंस आएगा? 1 का ही डिफरेंस आएगा। हाँ लेकिन अगर x में मैं अगर 1 का डिफरेंस लाऊंगा तो y में कितना आएगा? 1000 का 1000 डिफरेंस का आएगा। डिफरेंस आएगा, 1000 का। हाँ तो दिख रहा है कि वो कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो अब वेरिएबल्स तो मेरे टिप अमाउंट और कुछ अमाउंट ही था, ठीक है, लेकिन जो है वो कोफिशिएंट जितना बढ़ाएगा वो उतना बताएगा वो कितना उसको क्या कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है ना। तो अब मैं बोल रहा हूँ y इक्वल्स टू ax प्लस bt प्लस c बोल रहा हूँ, तो अगर मेरा b जो है बहुत ही कम है तो उसको मैं अपनी कैलकुलेशन में क्यों लाऊं? मैं अपनी कैलकुलेशन पे फालतू में पढ़ाऊं? तो ये रेगुलराइजेशन मेथड क्या करेगा? उनको श्रिंक करने की कोशिश करेगा। किसको? कोफिशिएंट को, क्योंकि और चीज को कोई फायदा नहीं है मेरा कन्वर्ट करने का। तो श्रिंक या फिर ज्यादा करने का फायदा किसका होगा? कोफिशिएंट्स को। तो ये श्रिंक करेगा किसको? कोफिशिएंट को। अब देखो t की वैल्यू थी 1, t के साथ जो वैल्यू थी वो 1 थी। अगर उसको कोफिशिएंट को श्रिंक करूंगा तो वो किसकी तरफ टेंड करेगी? 0 की तरफ टेंड करेगी। तो 0 की तरफ टेंड करेगी तो वो y के ऊपर डिपेंड करना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो मेरा जो वीडियो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? y is equals to ax plus c ही रह जाएगी। t तो 0 की तरफ चला गया तो t को हटा देता हूँ मैं अपनी इक्वेशन से। तो नंबर ऑफ जो अब मेरी डायमेंशंस है वो कितनी होगी? एक ही होगी। क्योंकि अब जो मेरा इनपुट वेरिएबल है वो तो सिर्फ x बचा है ना, t तो गायब हो गया। समझ आया? हाँ समझ में आया। तो ये काम होता है डायमेंशन, तो ये काम होता है रेगुलराइजेशन मेथड या श्रिंकेज का। ये क्या करते हैं? श्रिंक करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है वो कम हो जाए। नंबर ऑफ डायमेंशन कम करना होता है हमेशा में, ठीक है। तो इसके अंदर हम लैम्डा होता है जो कि कम करने में हेल्प करेगा। कितना कम करना है, कैसे कम करना है, वो लैम्डा डिसाइड करेगा। उसको ट्यूनिंग पैरामीटर कहा जाता है। ट्यून करना, फाइन ट्यून करना, समझते हो इस चीज को? ठीक है। तो 3 तरह के होते हैं, तुमने सबने पढ़ा है। रिज और इलास्टिक नेट रिग्रेशन की बात की जाए तो L1 L2 और कॉम्बिनेशन, ठीक है। लैसो रिज होता है, पहले एल आता है डिक्शनरी में, फिर आर होता है, इसलिए लैसो रिज। और एल का क्या हो जाएगा? L1 और रेसो का L2। मेरे को याद नहीं रहता इसलिए मैंने बता दिया तुम्हें कैसे याद किया मैंने, ठीक है। लैसो पहले आता है तो L1, रिज बाद में आता है फिर L2, ठीक है। तो लैसो रिग्रेशन की बात, रेगुलराइजेशन की बात की जाए वैसे आ ही जाएगा। चलो छोड़ो, मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है उसके अंदर जब आएगा, ठीक है। बस याद रखना कौन सा क्या नाम होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? इलास्टिक नेट। 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है ना ये, तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में याद रखना, इलास्टिक नेट, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन होता है L1 और L2 का। वही बाकियों को समझ आ रहा है ना? मैं बाकियों से पूछ नहीं रहा। ठीक है। तो अब बात की जाए रिज रिग्रेशन की बात करूं, रिज रिग्रेशन की बात की जाए तो रिज रिग्रेशन जो होता है वो लीनियर रिग्रेशन की तरह होता है, सेम ही होता है बिल्कुल भी। थोड़ा सा बस उसमें क्या करते हैं हम, रेगुलराइजेशन टर्म्स का जब हम लीनियर रिग्रेशन में यूज करने लग जाता हूँ ना तो वो रिज रिग्रेशन बन जाता है। बस याद रखना है इस चीज को। जब मैं लीनियर रिग्रेशन में रेगुलराइजेशन टर्म्स का यूज करूंगा तो वो रिज रिग्रेशन बनूंगा, ठीक है। अब रेगुलराइजेशन टर्म्स भी 3 तरह के थे, L1 और L2 और कंबाइंड वाले। तो अगर मैं उसमें L2 नॉर्मलाइजेशन का यूज करता हूँ, L2 वाले का यूज करता हूँ या फिर रिज का करता हूँ तो उसको क्या कहा जाता है? रिज रिग्रेशन कहा जाता है। नाम से भी याद रखना, ठीक है। तो ये क्या करता है? श्रिंक करता है कोएफिशिएंट्स को। अब 0 करता है कि नहीं वो बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। अब मैंने पहले बता दिया था किसका यूज करते हैं, लैम्डा का यूज करते हैं जो कि फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर वो अच्छा होना चाहिए, लैम्डा के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर लैम्डा 0 होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी है तो वो पूरा ही रिज रिग्रेशन के कोएफिशिएंट सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे ना। हाँ नहीं चलो ठीक है, नहीं आया होगा मान लेते हैं, ठीक है। अब जो रिज रिग्रेशन होता है ना वो ऐसा इस फॉर्मेट में दिखता है। ये देखो, ये जो L2 बोल रहा था ना वो ये था WJ इंटू XIJ। इन द सेंस हर नंबर को एक वेट से मल्टीप्लाई करना है, हर नंबर को एक वेट से मल्टीप्लाई करना है और उन सबका समेशन करना है। और ये नंबर क्या है? ये नंबर वो है कोफिशिएंट्स है। ऐसा मत सोचना है x तुम्हारा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये वो चीज है, सबके कोफिशिएंट्स हैं और उनको एक वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ हर को, और उसका क्या कर रहा हूँ? समेशन। आवाज कटी है अभी। अभी भी ये वेट वाला अभी भी कटी बोलिए, है। क्या बोल रहा था? नहीं अभी ठीक आ रही है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये जो चीज है ना इस टर्म को कहा जाता है जो L2 कहा जाता है, जो हमारा रेगुलराइजेशन है ना L2 वाला उसको कहा जाता है। अब ये टर्म दिखती है ऐसे, ये है वेट्स, एक पर्टिकुलर वेट है इनटू हर का कोफिशिएंट। ये x नॉर्मल x नहीं है, ये कोफिशिएंट्स है उन सारे टर्म्स का। समझ आया तुम्हें? कोफिशिएंट है ये। W को x कोएफिशिएंट है या W?
अबे W तो वेट है। x को अरे यार जैसे मैंने बोला था ना y is equals to ax plus b2 plus c, हाँ तो ये जो x है ना वो a और b है तुम्हारा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जो डू है ये तुम्हारे वेट्स हैं जो स्ट्रिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये लैम्डा है उनके लिए। ठीक है ठीक है। अब आया अब समझ आया कि मैं हर टर्म को उसके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हर कोफिशिएंट को एक लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो सबके लिए लैम्डा जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, देख यहाँ पे अगर ए, यहाँ पे जो ए का कोफिशिएंट था और यहाँ पे जो ए का, यहाँ पे मान ले कि कुछ है, तो ये क्या कर सकता है इसमें नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू कहाँ पे टेंड कर सकती है, जीरो की तरफ जा सकते हैं, जीरो हो सकती है ना वैल्यू, अगर दोनों ही वैल्यू सेम आ जाए, यहाँ पे जो वैल्यू है x की a की वैल्यू और यहाँ पे जो a की वैल्यू हो, दोनों वैल्यू अगर सेम हो जाए तो ये जीरो हो सकता है ना टर्म। हाँ तो ये जो याद रखना, ये जीरो कैसे हो जाएगा, नहीं यार गलत बोल दिया मैंने, हाँ बोल दिया तुम एक सोचते भी नहीं हो, थोड़ा सा सोच लिया करो यार थोड़ा, ये जीरो नहीं हो सकता, चलो छोड़ो, अगर तुम्हें रटना ही है मैं रटने में बता देता हूँ कि L1 वाले में याद रख लेना कि हम उनका सिर्फ डायरेक्टली डिफरेंस लेते हैं, कोफिशिएंट्स के बीच का डिफरेंस लेते हैं, L2 वाले में कोफिशिएंट्स के बीच का स्क्वायर का डिफरेंस लिया जाता है, स्क्वायर्स का डिफरेंस, समझो कि a का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ एक लैम्डा है उसका स्क्वायर, इन दोनों के बीच के स्क्वायर्स का डिफरेंस किया जाता है, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का डिफरेंस किया जाता है, इतना याद रख लेना। इसमें डायरेक्टली उनका क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कोफिशिएंट्स का, इतना याद रख लोगे। हाँ हाँ नहीं तो भी नहीं बोलोगे, गलती से ना बोल देना, हाँ ठीक है। तो L1 वाले में डायरेक्टली डिफरेंस लेना है, L2 वाले में स्क्वायर्स का डिफरेंस लेना है। नॉर्मली सोचो कि अगर मैं डायरेक्टली डिफरेंस लूंगा तो वो जीरो हो सकता है, लेकिन स्क्वायर का डिफरेंस लूंगा वो कभी जीरो नहीं होगा, बस इतना याद रख लेना। तो L1 वाले रिग्रेशन वाले में कोफिशिएंट जीरो हो सकते हैं, लेकिन L2 वाले में कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकते। तो ये जो रिग्रेशन है ये भी किसका यूज कर रहा है, L2 नॉर्मलाइजेशन का यूज कर रहा है, तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता, ये चीज याद रख लेना, बस इतना याद रख लो, और कुछ मत याद रखो। ओके ठीक है बता दिया, ठीक है। और लैसो अब तुम्हें बता दिया, ठीक है। लैसो कौन सा था, पहला वाला था क्योंकि एल पहले आता है, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, L1 नॉर्म यूज किया जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट एब्सोल्यूट श्रिंकेज एंड सिलेक्शन ऑपरेटर। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, पेनल्टी टर्म जो होगी सम ऑफ एब्सोल्यूट कोफिशिएंट हो जाएगी, और दूसरी चीज हो जाएगी वो मेड एग्जैक्टली टू जीरो, तो इन द सेंस जिसका माइनर कंट्रीब्यूशन है उनको हटा ही दो, जब उनका कंट्रीब्यूशन ही बहुत कम है तो क्या फायदा उनको रख के, क्यों मैं अपनी कैलकुलेशन बढ़ाऊं, क्यों मैं अपने डायमेंशंस को इंक्रीज करूं, ठीक है। ये चीज हो क्या, तो ये तो बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। रिच बकवास चीज होगी, हाँ ये देखो ये जो पेनल्टी टर्म है लैम्डा सिग्मा डब्ल्यू डब्ल्यू, अरे यार ये गलत बोला था मैंने, डब्ल्यू जो होगा तुम्हारे कोफिशिएंट्स का सम हो जाएगा, नॉर्मली है ना सिग्मा डब्ल्यू है सारे कोफिशिएंट्स का सिग्मा समेशन, कोई पावर नहीं लगा रखी, 1 2 कुछ भी पावर नहीं लगा रखी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। अब देखो वैसे ही इलास्टिक नेट शुरू हो गया, वरना मैं तुम्हें दिखा देता, हाँ ये रहा, इसको ये जो बीटा है ना ये तुम्हारे उसकी तरह कोफिशिएंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो सिग्मा बीटा स्क्वायर है ना ये किसकी तरह, किस में होगा ये L2 सिग्मा बीटा स्क्वायर, अगर मैं पेनल्टी कंसीडर करूं तो ये किसकी पेनल्टी, L2 वाले की पेनल्टी होगी, और ये वाली किसकी पेनल्टी है, L1 वाले की पेनल्टी है। अब दोनों को पेनल्टी को मैं ऐड कर रहा हूँ तो कौन सा बनेगा ये, वो थर्ड टाइप का था एक इलास्टिक नेट। हेलो आवाज नहीं आ रही है तेरे को, हाँ आ रही है ठीक। तो तू क्या लैग क्या कर रहा है, लैग क्या कर रहा था, अब ईयरफोन लगा रखा है रितेश ने इसलिए। मैं मेरा नेट बहुत इशू दे रहा है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा हो। अच्छा बाकियों को आवाज आ रही है ना मेरी, हाँ हाँ अपनी आ रही, ठीक है, हाँ हाँ आ रही है। हाँ तो ये देखना कि ये वाला अगर तुम्हें बोल दे कि L1 का कौन सा है, तो L1 का कौन सा होता है जिसमें सिग्मा बीटा लिखेंगे, L2 का कौन सा हो जाएगा, सिग्मा बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इलास्टिक नेट जब होता है जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों को डायरेक्टली लिखते हैं, ये 1 माइनस अल्फा और अल्फा, एक और टर्म लेके आ जाता है अल्फा जिसको मिक्सिंग पैरामीटर कहा जाता है। लैम्डा जो होता है वो ट्यूनिंग पैरामीटर है, अल्फा जो है मिक्सिंग पैरामीटर, क्योंकि दो को मैं मिक्स कर रहा हूँ एक दूसरे में, ठीक है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो क्या रह जाएगा, सिग्मा बीटा स्क्वायर रह जाएगा ना मेरे पास सिर्फ, हाँ 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 तो
तो ये क्या बन जाएगा, अगर अल्फा 0 हो जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, रिज रिग्रेशन बन जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, लेसो रिग्रेशन हो जाएगा। तो इलास्टिक नेट को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या इसका यूज कर सकते हैं, अल्फा या मिक्सिंग पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया पूरा। तो वैसे ही इनका तुम्हें पेनल्टी टर्म्स मैंने समझा दी, कौन 0 हो सकता है कौन 0 नहीं हो सकता वो बता दे, एक में किसमें स्क्वायर होता है किसमें स्क्वायर नहीं होता, वो चीज याद रखना। ठीक है, इसमें मिक्सिंग और ट्यूनिंग पैरामीटर पता होने चाहिए। ठीक है, लास्ट नहीं है, कौन सा है, अभी तो बहुत है भाई। रैंसैक की बात की जाए तो रैंसैक जो होता है बकवास होता है, बहुत ही बकवास चीज क्यों है पता नहीं, बस याद रखना रैंडम सैंपल कंसेंसस है। ये तब यूज किया जाता है ना जब तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, बहुत बकवास बहुत बड़ा डेटा सेट है, जिसकी वजह से हमारे जो पैरामीटर एस्टिमेशन हो रही है उनके अंदर दिक्कत हो रही है। क्योंकि बहुत बड़ा डेटा सेट होगा ना तो तुम्हारी एक ही वैल्यू भी बहुत अजीब आएगी, तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत तंगा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। तो उस टाइम पे हम रैंसैक का यूज करते हैं। रैंसैक क्या कंसिडर करता है, वो कंसिडर करता है कि तुम्हारा जो डेटा है ना वो हमेशा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक में तो होता है उसके अंदर इनलायर्स होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। तो वो क्या करता है, आउटलायर्स को कंसिडर ही नहीं करता है अपनी कैलकुलेशन के अंदर, वो सिर्फ किसको कंसिडर करता है, इनलायर्स को कंसिडर करता है। ठीक है, तो अगर उसके अंदर आउटलायर्स नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सबको कैसा कंसिडर करेगा, इनलायर्स की तरह कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इट ट्रेन्स ओनली द मॉडल यूजिंग ओनली द इनलायर्स व्हाइल इग्नोरिंग द आउटलायर्स। तो बस इतना याद रख लेना, और कुछ मेरे को इसमें कुछ खास नहीं लगा। हाँ, और याद रखना स्मॉल सेट ऑफ सैंपल्स, क्योंकि अभी तक हमने अप्लाई ही क्यों कर रहे थे रैंसैक, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट होता है तो उसके लिए रैंसैक, और नाम से भी याद रखना सैंपल है तो सैंपल कंसिडर करेगा किसी पर्टिकुलर सैंपल पे, और हमेशा डेटा सेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखता है, एक आउटलायर्स एक इनलायर्स, आउटलायर्स को कभी कंसिडर नहीं करता है। तो रैंडमली कभी भी सैंपल जनरेट करेगा, उसके बाद मॉडल देखेगा, फिर कैसा है मॉडल वो देखेगा, बकवास चीज। अगला पॉलिनोमियल रिग्रेशन, लीनियर पता है तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, जो यहाँ पे फंक्शन है वो कैसा दिखेगा तुम्हें, स्क्वायर्स के फॉर्मेट में दिखेगा ना, जैसे देखो स्क्वायर्स आ गया। तो अगर तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों के लिए पहले लीनियर होगा फिर स्क्वायर वाला टर्म्स होगी। तो बेसिकली इसकी डिग्री क्या हो जानी चाहिए, 2 हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ पे x1 और x2 का मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये कर्व की इक्वेशन याद रखना, ये समझ आ गई ना कर्व की इक्वेशन। हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना, हाँ कि नहीं हाँ आई? भाई हाँ हाँ हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे, मेरे को खुद को समझना है क्या, तुम समझ आएगा ना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ऐसा है मेरे पास, तो अगर मैं इसमें लीनियर रिग्रेशन करने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारी एरर्स क्या होंगी, बहुत ज्यादा देने लगेगी। तो याद रखना कि अगर मेरे पास कोई ऐसा मतलब ग्राफ है जिसमें मैं लीनियर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, या बिना लीनियर के भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, बिना लीनियर के इन द सेंस जब 0 डिग्री कंसिडर कर रहा हूँ, अगर उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो मैं किसका यूज करता हूँ, पॉलिनोमियल का यूज करता हूँ, मतलब हायर डिग्री पे जाने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि अगर वो हायर डिग्री सेटिस्फाई करे तो मेरा फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें भी रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर तुम्हें याद है ना, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर याद है, ये एसएससी ही है। आर स्क्वायर तो तेरा याद है, कोएफिशिएंट होता था, वो कोरिलेशन होता था ना। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। हाँ, और आरएमएससी कुछ नहीं है, ये सारे जो भी एरर है उसका रूट है, जो एसएससी था उसका बस रूट लगाना है तो आरएमएससी आ जाएगा। ठीक बस है। इतना याद रख लेना। ठीक है। ठीक है, और फिर ये तो बस बकवास हो गया, हमें काम क्या होता है, आर स्क्वायर से ही काम होता है। ठीक है, तो इन्होंने बस कुछ नहीं, हर के लिए अलग अलग आर स्क्वायर निकालने की कोशिश की है, तो कोई चीज है। ठीक है, अब देखो जो 3 डिग्री वाला था, 3 डिग्री वाला वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत उस सारे पॉइंट्स को अभी भी क्लासिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने एक 20 डिग्री का कर्व बनाया, वो सारे पॉइंट्स को क्या करने लग गया, क्लासिफाई करने लग गया। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग की। तो यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसलिए ज्यादा डिग्री भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनको तो क्लासिफाई कर पाएगा लेकिन अगले वालों को क्लासिफाई करना इसको क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये चीज होती है, तो हम बीच वाला एक अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, बस ये चीज बताना था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बायस वर्सेस वेरिएंस स्टेट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखना, बायस अंडर फिटिंग है, वेरिएंस ओवर फिटिंग है, इस चीज को याद रखना। अब क्या है ये चीज, अगर बायस बहुत ज्यादा होगी तो तुम्हारी क्या होने लग जाएगी, अंडर फिटिंग होने लग जाएगी, ये चीज याद रखना। बायस बहुत ज्यादा होना इन द सेंस ग्राफ ऐसा दिखेगा तुम्हें, स्ट्रेट दिखेगा, मतलब वो किसी भी पॉइंट को कंसिडर नहीं करेगा अपने अंदर, तो उसको बोला जाता है बायसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो और दूसरा वेरिएंस क्या होता है, अभी मैंने बताया वेरिएंस ओवरफिटिंग इन द सेंस अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा तो क्या होने लग जाएगी, तुम्हारी ओवरफिटिंग होने लग जाएगी। ठीक है, वेरिएंस इन द सेंस तुम उसमें क्या करने लगे, वेरी करने लगे अपने कर्व को, मतलब सारे पॉइंट्स को क्लासिफाई करने लगे। बायस इन द सेंस, बायसिंग होती है कि तुम कुछ अपनी एजम्पशन ले रहे हो,
assumption ले रहे हो कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है जहाँ से पास कर दिया, अब ये ठीक लग रहा है मेरे को ग्राफ, ताकि अपनी तुम कैलकुलेशन को सिंपल कर सको। कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है बाइसिंग से, याद रखना इस चीज को, assumption लेने की वजह से। तो assumptions जब लेने लग जाते हो तुम तो बाइसिंग हो जाएगी। अगर तुम बहुत सारे assumptions लोगे तो उसकी वजह से वो कहीं पे भी फिट नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, हायर बायस। तो तुम्हें ये 3 चीजें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाई बायस होगा तो अंडर फिट करेगा, तो वेरिएंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ये दोनों लो होने चाहिए, बायस भी कम होना चाहिए, वेरिएंस भी कम होना चाहिए, तभी करेक्ट फिट होता है। वरना अगर वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा तो ओवर फिट होने लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, तीनों चीजें याद रहेंगी। हाँ याद रहेंगे, हाँ। याद रहेंगे। आइसोटोनिक की बात की जाए, आइसोटोनिक होता है जब हमारे पास ना लीनियर ना पॉलिनोमियल, कोई भी ऐसा रिग्रेशन काम नहीं करता, और जो ग्राफ है ना वो एक ऑसिलेटिंग सा दिखेगा। ऑसिलेटिंग याद रखना, ये टर्म याद रखना, ऑसिलेशंस दिखेंगे उसके अंदर। ये देखो ऑसिलेशंस है ना, जैसे म्यूजिक वाला होता है, म्यूजिक वाला, तो वैसा। ठीक है, तो वो उस टाइम में हम आइसोटोनिक रिग्रेशन का यूज करते हैं, बस इतना याद रखना। बस और कुछ खास नहीं है इसके अंदर, मेरे को अच्छा लगा कुछ भी। लीनियर क्लासिफिकेशन, अभी हमने रिग्रेशन पढ़ा। रिग्रेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स के लिए यूज किया जाता है। तो वहां पे मैं लाइन लीनियर क्यों बोला था मैंने उसको, क्योंकि जो y = fx दिख रहा था मेरा, वो कैसा दिख रहा था, जो fx था वो लीनियर था, इसलिए मैं उसको लीनियर रिग्रेशन बोलता हूँ। वही अब क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन तुम्हें पता है कैटेगरीज के अंदर फॉर्मेट में डेटा पड़ा होगा, मेरे को क्लासीफाई करना है अपने इनपुट को। तो लीनियर क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जिसमें y = fx लिखूं, तो ये जो fx है ना वो कैसा दिखना चाहिए, लीनियर, और इसका जो आउटपुट है वो कैसा आना चाहिए, क्लासेस की फॉर्मेट में आउटपुट आना चाहिए। समझ आया ये चीज कैसे दिखता है क्लासिफिकेशन, लीनियर क्लासिफिकेशन। हाँ समझ गया, ठीक समझ है, गया। अगर मैं तो अभी देखो, मैं अगर कोई क्लासेस की बात कर रहा हूँ तो इसका आउटपुट हमेशा कैसा आ रहा है, क्लासेस की फॉर्मेट में आ रहा है ना, 0 1 2 3 जो भी, रेड ग्रीन ब्लू जो भी है। तो ये जो होगी एक डिसीजन बाउंड्री होगी वो हमेशा, जो कि उनको 0 और 1 के बीच में डिफाइन करेगी। तो जो भी ये जो फंक्शन है ना ये वाला, ये बेसिकली तुम्हारी एक डिसीजन बाउंड्री की तरह काम करेगा। ठीक है, तो बकवास चीज। ठीक है, अब बाइनरी क्लासीफायर की बात की जाए तो बाइनरी क्लासीफायर क्या होगा, इसका आउटपुट कैसा होगा, दो, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो कैसे बनाया जाता है, एक पहले मैंने एक लीनियर फंक्शन लिया, नॉर्मल लीनियर दिख रहा है ना सारे, डिग्री के 1 है, w1 x1 + w2 x2 + w3 xd, ये लीनियर फंक्शन हो गया। एक बायस टर्म इसके अंदर ऐड कर दिया, एरर टर्म बोल सकते हो, बायस टर्म बोल सकते हो। अगर इसकी वैल्यू किसी एक थ्रेशोल्ड से ऊपर आएगी, किसी थ्रेशोल्ड से ऊपर आएगी तो मैं 1 बोल दूंगा, अगर इसकी वैल्यू किसी थ्रेशोल्ड से कम आ रही है 0 आ रही है। जैसे मान लो एक मैंने लाइन खींच दी, अब अगर इनकी सबकी जिसकी भी वैल्यू 1 से ऊपर है उनके लिए मैं 1 बोल रहा हूँ, और जिनकी वैल्यू मैं 1 से नीचे उनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 बोल रहा हूँ। तो ये मेरा z हो जाएगा। क्लासिफाई z कर का दिया, जगह y इक्वल्स है। हेलो, क्लासिफायर हाँ हाँ तो क्लास कौन है, क्लास कौन बोल रहा है वापस, मुक्का खाएगा। बढ़िया है। बनिया तो ये काम ही नहीं है उसको, बस टाइम पास करना है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये लीनियर फंक्शन हो गया, तो y = fx है। अब इसी को इन्होंने z बोल दिया, इसको z बोल दिया, इस वाली चीज को। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड है तो 1 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड है तो 0 हो जाएगी। बकवास चीज। ठीक है, अगला लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, हाँ, तो अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की जाए तो लॉजिस्टिक याद रखना, इसमें हमेशा क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करने लगता हूँ लॉजिस्टिक के अंदर। प्रोबेबिलिटी का यूज कर लिया, ये किसी स्टैटिस्टिक के टर्म का यूज कर लिया, मीन मीडियन। ठीक है, तो वो ज्यादातर तो प्रोबेबिलिटी ही बोलते हैं लोग इसके अंदर, कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम जो भी रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, वो कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मेट में होनी चाहिए, या प्रोबेबिलिटी से निकालो उस चीज को, तो वहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होने लग जाता है। ठीक है, तो वही एक गोल क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन द डाइकोटोमस कैरेक्टरिस्टिक। डाइकोटोमस मतलब इन द सेंस 0 या 1। ठीक है, ये भी याद रख लेना कि इसकी वैल्यू हमेशा ये क्या बोलते हैं 0 या 1 के बीच में लाई करेगी। जो भी तुम्हारा आउटपुट वेरिएबल होगा वो उसकी वैल्यू जो होगी हमेशा 0 या 1 हो, 0 या 1 नहीं, मतलब दो ही वैल्यूज होंगी, हैविंग ओनली 2 वेरिएबल। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये चीज भी याद रखना। लीनियर रिग्रेशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफरेंस समझ आ गया ना। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो हम रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो प्रोबेबिलिटी वगैरह से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और लॉजिस्टिक वाले में जो आउटपुट वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 ही होंगी। समझ आया? हाँ ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो उसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है वो हमेशा किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके अलावा भी हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात की प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है क्या होती है, ऑड्स याद रख लेना कि पी ऑफ अकरिंग अपॉन पी ऑफ नॉट अकरिंग, मतलब उस
इवेंट के होने के चांसेस डिवाइडेड बाय इवेंट के नहीं होने के चांसेस, ठीक है। ऑड्स रेशियो की बात की जाए तो 2 ऑड्स का रेशियो हो जाएगा ऑड्स रेशियो, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है आउटपुट वेरिएबल, उसकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो हमारा काम क्या होगा, अधिक प्रोबेबिलिटी है वो तो क्या है 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। हमारा काम क्या है, इसको 0 या 1 के बीच में क्या करना है, लिंक करना। समझ लो, इन दोनों को एक दूसरे से डिफाइन करना कि कैसे, कब मैं किसको 0 बोलूंगा, कब मैं इसको 1 बोलूंगा। तो वो काम है हमारा इसके अंदर। तो याद रखना, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, वो किसको यूज फॉलो करता है, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये चीज याद रखना। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस, तुमने पढ़ा ही होगा कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो सक्सेस को P बोल देता हूँ, फेलियर को Q बोल देता हूँ। तो ऑब्वियसली फेलियर क्या होगा, 1 माइनस P होगा ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो P प्लस Q क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अगर मेरे पास सक्सेस में बोल रहा हूँ P, तो फेलियर क्या हो जाएगा, 1 माइनस P हो जाएगा। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हर आउटपुट ऐसे ही दिखेगा, या तो सक्सेस दिखेगा या फेलियर दिखेगा। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो जरूरी नहीं है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करें। तो अगर हमें लिंक करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उस लिंक को कहा जाता है लॉजिट। लॉजिट एक ऐसा फंक्शन है जो कन्वर्ट करता है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। बस इतना याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो पहले क्या याद रखना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पहली चीज होती है कि उसके अंदर दो ही आउटपुट जो होगा वो डायकोटोमस होगा, इन द सेंस दो ही वैल्यूज होंगी। दूसरी चीज प्रोबेबिलिटी वगैरह का यूज करेगा। तीसरी चीज ऑड्स क्या होते हैं वो पता नहीं चाहिए, अकरिंग अपॉन नॉट अकरिंग। चौथी चीज, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी वैल्यू 0 1 लाई करेगी, वो हमेशा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा डिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट जरूरी नहीं है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, लॉजिक कहा जाता है, ठीक है। तो अगली बात की जाए तो लॉजिक की बात करें तो लॉजिक कैसा दिखता है, ln p अपॉन 1 माइनस p, बेसिकली ln ऑफ ऑड्स। अगर तुम लिखो ln, तो पता है ना लॉग वाला फंक्शन होता है, बेस टू द बेस e, पता है ना। हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो, ठीक है। पता है भाई। तो हाँ, तो ये लॉजिट हो गया। तो लॉजिट का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, ln ऑफ ऑड्स होगा या ln ऑफ p अपॉन 1 माइनस p। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ना तो ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, मेरे को तो यही चाहिए था। लेकिन मेरे को ये जो चीज चाहिए थी ये x पे नहीं चाहिए थी, सॉरी y, हाँ सॉरी x पे आ रही है वैल्यू 0 और 1। मेरे को तो ये y के ऊपर चाहिए ना, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। हाँ हाँ तो अगर मैं इस ग्राफ को इनवर्स ले लूंगा ना तो उल्टा बन जाता है, ये चीज याद रखना हमेशा। इनवर्स ले लें तो ग्राफ हमेशा उल्टा हो जाता है। तो अगर मैं लॉजिट का इनवर्स ले लूंगा तो ग्राफ कैसे दिखने लग जाएगा, उल्टा, ऐसा, इन द सेंस इसमें आ जाएगा। तो वैल्यू 0 से 1 लाई करने लग जाएगी। तो मैं अगर वही इनवर्स लॉजिट लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को y का वो चाहिए था, y एक्सिस पे चाहिए था, तो इनवर्स लॉजिट क्या हो जाएगा, तो ln ऑफ p अपॉन 1 माइनस, नहीं, ln ऑफ 1 माइनस p अपॉन p होना चाहिए, हाँ उल्टा लिखोगे। तो लॉजिट अगर इनवर्स लिखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। अल्फा कुछ नंबर होगा रैंडमली, बकवास। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, e की पावर अल्फा अपॉन 1 प्लस e की पावर अल्फा, क्योंकि एक्चुअली यूज तो यही होगा। हम तो लॉजिट नहीं यूज कर सकते, हम लॉजिट इनवर्स यूज करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअली वैल्यूज क्या चाहिए, 0 से 1 के बीच में चाहिए। समझ रहे हो ये चीज। हाँ 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 समझ हाँ। गया। अबे एक को ये वो माइक खोल के रखो, बार बार माइक खोल तो बंद करते हो। एक को ये मेरा माइक खोल ओपन के है, मेरा रखो, ओपन है। हाँ, ताकि टाइम ना पास हो फालतू में। रुकूं मैं थोड़ी देर, ठीक है। अगला, एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन। एस्टिमेटेड, तो अब हमें किसका यूज करूंगा मैं, एंटी लॉग का यूज करूंगा लॉजिट फंक्शन, या इनवर्स लॉजिट का यूज करूंगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो अब क्या है, जो भी मेरी इक्वेशन है ना वो ऐसी दिखेगी, बी नॉट प्लस बी वन एक्स। ये तो मेरी थी ना इक्वेशन। अब बाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैंने अभी बाई की वैल्यू निकाल के दिखाई ना 0 से 1, ये बाई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास। इनवर्स होगा, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, हाँ सीधा लिखा हुआ है क्या, लॉजिट, इन्होंने लॉजिट का यूज क्यों किया है, ये गलत चीज है, अरे लॉजिट का यूज। लॉजिक को डायरेक्टली उसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना। चल ठीक है, हमें क्या है, हमें याद रखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली लॉजिट का यूज करें, ये नॉर्मल सी इक्वेशन है जो हमें पता ही है, क्योंकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो लॉजिस्टिक लीनियर की तरह देखता है, बस फंक्शन किसी और चीज का यूज करता है, ठीक है। बी नॉट प्लस बी वन एक्स हो जाएगा, ln p अपॉन 1 माइनस p। अब p की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, तो p क्या हो जाएगा, बस उस साइड लेके जाना है इस चीज को, ln को इस साइड लेके जाओगे तो वो e की पावर में चला जाएगा। e की पावर में चला जाएगा तो यहाँ पे सॉल्व तो कर ही सकते हो, आगे p की वैल्यू निकाल सकते हो, ये p की वैल्यू। बस तुम्हें ये चीज याद रखोगे तो तुम्हारी p की वैल्यू वहाँ पे तुम इजीली निकाल सकते हो। अगर ये तुम्हें ये हाँ याद रखना है, ये याद रख लो, कुछ नहीं है। तो ऊपर सेम है, e ये की पावर अल्फा अपॉन 1 प्लस e की पावर अल्फा। तो अल्फा को हाँ b नॉट प्लस b वन एक्स जो हमने अभी तक याद रखा, बस ये ऐसे याद रख लो। तो तुम्हें जो निकालना है वो तुम निकाल सकते हो, ओके।
जैसे याद रखना है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, इसी को लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन कहा जाती है, ठीक है, समझा गया। हाँ हाँ, अगली बात की जाए, ये तो बकवास बकवास। अच्छा हाँ, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अच्छा चलो इसको उड़ाते हैं जल्दी जल्दी। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, ठीक है। अब ये क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट? अब देखो मेन जो है हमारा, जो भी कोई भी मॉडल है वो तो सिर्फ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या तुम मान सकते हो किसी हाँ, अगर मेरे को अपना मॉडल को अच्छा बनाना है तो अगर मैं अपने कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज कर दूंगा तो ऑब्वियसली मेरा क्या हो जाएगा, मॉडल अच्छा हो जाएगा, है ना। हाँ तो मेरा मेन काम क्या होगा, अपने कॉस्ट या लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। ये तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर मैं उसको मिनिमाइज कर पाया, किसको, लीस्ट स्क्वायर एरर को मिनिमाइज कर पाया। अभी एक टॉपिक आया था लीस्ट स्क्वायर एरर्स, तो वो हाँ टर्म भी कंफ्यूज मत होना, वो कुछ नहीं होता, एसएससी ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं उसको मिनिमाइज कर पाया तो वही मेरा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए जो ऑप्टिमाइजेशन मिनिमाइजेशन में हेल्प करे। तो ग्रेडियंट डिसेंट मेरी एक कॉमन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होती है, ऑप्टिमाइजेशन हेल्प करती है, ठीक है। तो लेकिन ये किसको करने में हेल्प करती है, किसी पैरामीटर्स को। अब कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, यहाँ पे बीटा बायस ले रखा है, कोई कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहता है। लेकिन याद रखना ग्रेडियंट डिसेंट किसको मिनिमाइज करता है, कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करता है। किसको, कॉस्ट फंक्शन को, ठीक है। कॉस्ट ओके हाँ, तो अब इसको हम कैसे करते हैं, इसमें हम दो टर्म्स एक्स्ट्रा कंसीडर करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट में। एक W कंसीडर किया, B कंसीडर किया जाता है। W को वेट और B को बायस कहा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हर को सबसे पहले जो भी कॉस्ट फंक्शन है, ये J है ना, ये कॉस्ट फंक्शन है, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो J को मैं पहले वेट के अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर उसको बायस के अकॉर्डिंग पार्शियली डिफरेंशिएट। ये इसका साइन है, पार्शियली डिफरेंशिएट करने का साइन होता है ऐसा, डेल्टा, ठीक है। तो मैं अपनी जो इक्वेशन बन जाएगी, वेट हो जाएगी W माइनस अल्फा इंटू डेल्टा B माइनस अल्फा इंटू डेल्टा V, और ये तो नॉर्मल इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मेरे को एक अल्फा और एक W और B कंसीडर करना, बेटा और बायस कंसीडर करना। दूसरा काम क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव लेना। तीसरा काम क्या होगा, इन इक्वेशंस को अपडेट करना। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी ये समझा दूंगा क्या चीज है। अभी देखो, तो मेरा काम क्या है कि ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन थी, J की इक्वेशन थी, ठीक है। J जो मेरा कॉस्ट है, अब मेरे को मेन काम क्या है, इस चीज को फाइंड करना। तो अगर मान लो कि अगर मैं इस साइड होऊंगा अपने ग्राफ पे, तो इस टाइम पे मेरे को अपना नीचे की तरफ आना है, तो अपना स्लोप को कैसे रखना पड़ेगा, मेरे को नेगेटिव है, इस स्लोप, सॉरी ये स्लोप नेगेटिव है। तो मैं कलर देख रहा हूँ, इस साइड से होता है ना स्लोप, तो ठीक है। तो मेरे को इस टाइम पे अपना स्लोप को कैसे रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो इन द सेंस मेरे को अपने वेट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हाँ नहीं समझ आया, देखो मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ W माइनस अल्फा इंटू डेल्टा J, ठीक है। मान ले मैं अपना J में, मेरा J जो आया है वो यहाँ पे आया, मेरे को जाना है इस साइड है, इस साइड जाना है ना, इधर जाना है। हाँ राइट साइड जाना है, तो मेरे को मतलब पॉजिटिव करना है। हाँ, तो मेरे को वेट को क्या करना पड़ेगा, कम बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि मैं आगे जा सकूं। ये तुम अपना वेट या बायस का मान लो इस साइड, तो मेरे को वेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। वेट को बढ़ाने के लिए ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए ना, तभी बढ़ेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव होगी तभी ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगी तो ये बढ़ने लगेगा, और जब ये कम होगी तो, और जब ये इस साइड होगी तो उस टाइम पे मेरे को क्या करना है, कम करना है, तो उसको क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो ये चीजें याद रखना है, ठीक है। तो अगर स्लोप अगर मेरा पॉजिटिव होगा, अगर तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर तुम्हारे जो स्लोप आ रहा है ग्राफ का, अगर वो नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हारा उस टाइम पे तुम्हें W और B की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, वो पूछ सकते हैं। अगर पॉजिटिव आ रहा है स्लोप, तो उस टाइम पे W और B की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा। तो इस ग्राफ से याद रखना और इन इक्वेशंस को याद रखना, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो कि अल्फा की वैल्यू के बारे में बात किया। अगर मेरा अल्फा छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये हर स्टेप में बहुत कम बढ़ेगा ना, या बहुत कम घटेगा, तो मैं कन्वर्ज करने में जो मेरा टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा, है ना, है ना। तो वही चीज लेके आया, अगर अल्फा स्मॉल है टेक्स लॉन्गर टाइम टू कन्वर्ज एंड कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। वही अगर मेरा बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे W बहुत बड़ा था जिसकी वजह से वैल्यू यहाँ पहुंच गई, तो मेरा कभी भी उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाए मेरा। तो वही चीज होती है, तो इट मे फेल टू कन्वर्ज। समझ आ गया। हाँ ये पॉइंट नॉर्मल है। तुम्हें बस ये इक्वेशन रखनी है, ये ग्राफ अपने दिमाग में रखना है, बाकी तुम अगर इधर से क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे उस चीज को, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या होता है,
हमेशा याद रखना ऑप्टिमाइज करना किसको, कॉस्ट फंक्शन को। तो उसके लिए बीटा और बायस को कंसीडर करता है। उसके अंदर एक अल्फा टर्म होती है जिसको क्या कहा जाता है, अल्फा को क्या कहा जाता है, कुछ बताया इन्होंने, अल्फा को लर्निंग रेट कहा जाता है। हाँ चलो ठीक है, हमने सारे देखिए। अब स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात की जाए, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट तब होता है, तब यूज किया जाता है अगर देखो ग्रेडियंट डिसेंट की बात करूं तो अगर मैं सारे हर देखो बेसिकली ये ग्राफ क्या है, एक कॉस्ट फंक्शन का ग्राफ है। अभी इतना सारा कॉस्ट फंक्शन, एक ही मॉडल बनाया तो एक मॉडल का एक ही कॉस्ट फंक्शन होगा, तो इतनी वैल्यूज कैसे आई होंगी। तो मैंने क्या किया होगा, अपना मॉडल चेंज किया होगा, हर बार अपना मॉडल चेंज किया होगा और हर बार मैंने अपने कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट किया, तो ये ग्राफ दिखेगा मेरे को। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं तो क्या मैं बार बार अपना मॉडल चेंज करके ये ग्राफ प्लॉट कर पाऊंगा? नहीं। बहुत ज्यादा, क्योंकि टाइम लगेगा उस टाइम पे। तो उस केस के लिए मेरे को स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करता हूँ। तो अगर मेरे पास बहुत सारा लार्ज ट्रेनिंग डेटा है तो उसकी वजह से वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव बन जाएगा, क्योंकि ग्राफ ही नहीं प्लॉट कर पाऊंगा मैं। तो तब किसका यूज करते हैं, मैं स्टोकेस्टिक। और जब भी ऐसी चीज होगी बड़े डेटा सेट, तो ऑब्वियसली मैं पूरा डेटा सेट नहीं यूज करूंगा, किसी पर्टिकुलर सिंगल एग्जांपल का यूज करूंगा, बस इतना याद रख लेना इस चीज के अंदर। तो स्टोकेस्टिक और ग्रेडियंट डिसेंट तुम्हें अच्छे से समझ आ दिया मैंने, तुम्हें आया है कि नहीं आया वो अलग चीज है। आ गया ना समझ? कुछ भी डाउट हाँ। बाकी? नहीं डाउट है क्या नहीं, वो किसी तेरा और को डाउट? मनीष, तेरा जो ऑडियो है ना वो वो है हाँ मालस ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर की बात की जाए, हाँ ठीक है, थ्रू ग्रेड सर्च। अभी ग्रेड सर्च है, अभी हमने कौन सा देखा था, ग्रेडियंट डिसेंट कहा जाता था, ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट और स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अब हम ग्रेड सर्च की बात करो, ठीक है, तो हाइपर पैरामीटर्स क्या रहे हैं पता होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में ना अलग अलग मॉडल्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इन द सेंस जैसे के नियरेस्ट नेबर्स की बात करूं तो के एक मेरा पैरामीटर हो गया, है ना। हाँ लर्निंग रेट की बात करें न्यूरल नेटवर्क में तो एक पैरामीटर हो गया। तो ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ रैंडम पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि करने पड़ते हैं, हमें मानना ही पड़ता है उन पैरामीटर्स को, ठीक है, ताकि हम अपने उसको मॉडल को डिफाइन कर सकूं। तो अगर ऐसे पैरामीटर जो कि मैं अपने मॉडल से निकाल सकूं, इन्फर कर सकूं, उन मॉडल्स को कहा जाता है मॉडल पैरामीटर। नाम से याद रहेगा कि अगर मॉडल से उन पैरामीटर्स को निकाल पा रहा हूँ तो वो मॉडल पैरामीटर्स हैं। अगर मॉडल के एक्सटर्नल से निकाल पा रहा हूँ, मतलब वो मॉडल पे डिपेंड नहीं कर रहे, मॉडल से नहीं निकाल पा रहा, मॉडल की जो वैल्यूज दे रखी है, डेटा सेट दे रखी है, उधर से नहीं निकाल पा रहा, तो उसको कहा जाता है मॉडल हाइपर पैरामीटर्स कहा जाता है उन चीजों को। जैसे के इन नियरेस्ट नेबर है, तो के तो मेरी रैंडम वैल्यू होती है ना, उसको तो मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि मैं 2 लूं, मैं 3 लूं, मैं 4 लूं, वो अपने हिसाब से होती है। तो वो चीज पैरामीटर्स होते हैं, उनको कहा जाता है हाइपर पैरामीटर्स या मॉडल हाइपर पैरामीटर्स कहा जाता है, ठीक है। वो एक्सटर्नल टू द मॉडल होते हैं। तो ग्रिड सर्च इन वैसे तो नाम से पता होना चाहिए, लेकिन ग्रिड सर्च याद रखना वो स्ट्रेटजी होती है जो ऑप्टिमाइज करती है हाइपर पैरामीटर्स को, ठीक है। ओके ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब उसमें क्या करता है ये कि अब ग्रिड सर्च कैसे काम करता है, वो 2 पैरामीटर्स एज्यूम करता है, एक A1 और A2। अब 2 पैरामीटर्स ही वो हाइपर पैरामीटर्स है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एज्यूम करता है कि मान लें कि हमारे जो मॉडल है उसमें 2 हाइपर पैरामीटर्स हैं, A1 और A2 हैं। अब ग्रिड सर्च को कंसीडर करना है कि इनके मैं ऑप्टिमल वैल्यूज क्या रखूं A1 और A2 की। लेकिन ग्रिड सर्च जब अप्लाई करोगे तो तुम्हें एक रेंज पता होनी चाहिए कि A1 का क्या रेंज है, A2 का क्या रेंज है, पहले ये पता होना चाहिए तुम्हें उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या करता है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कंसीडर करता है, 1 और 10 को कंसीडर करेगा, 1 और 20 को, 1 और 30 को, 5 और 10 को, 5 और 20 को, 5 और 30 को, ऐसे सबको कंसीडर करेगा और एक मॉडल क्रिएट करता जाएगा। उसमें देखेगा सबसे अच्छा मॉडल कौन सा, और जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। तो समझ आया कैसे काम करता है ग्रिड सर्च? हाँ ठीक है। ठीक, अब आगे है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स क्या होती हैं कि वो मैट्रिक्स होते हैं जिससे हम अपने मॉडल के एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, जो स्टार्टिंग में बात आई थी कि कैसे हम एक्यूरेसी को मेजर कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यूज कैसे दे सकता हूँ कि कितने अच्छी एक्यूरेसी है उसकी, कितना अच्छा बिहेव किया उसने, होती है क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक कुछ भी नहीं होता, मैट्रिक एक ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जिससे तुम अपनी चीज का परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सको, कुछ भी हो सकता है, वो ग्राफ हो सकता है, वो एक टेबल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है मैट्रिक, ठीक है। इवेल्युएशन में हेल्प करती है मैट्रिक्स, हमेशा याद रखना, ME है वो, MATRIX नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक है वो, ठीक है। तो अब इवेल्युएट करने में हेल्प करेगी, हमेशा परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करती है, ठीक है। सबसे पहले आती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, करेक्टनेस और एक्यूरेसी को चेक करती है, CA याद रखना, करेक्टनेस और एक्यूरेसी को। और ये हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन, C से याद रखना,
सी से ही, ठीक है। सी पहला तो सी से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो इसके दो डायमेंशंस होते हैं, मतलब इन द सेंस दो जाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड, ठीक है। इस साइड हमेशा प्रेडिक्टेड होती है, इस साइड हमेशा एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रेडिक्टेड क्लास लिखते हैं, एक मान लो यस और नो ही है दोनों में, मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले यस लिख दी, फिर नो लिख दी, फिर यहाँ यस लिख दी, यहाँ नो लिख दिया। ये इसने बोला यस और ये एक्चुअली में भी यस था, तो ये इसको क्या नाम दिया जाता है? ट्रू पॉजिटिव। मैं पूरा नहीं बता रहा क्योंकि पता ही है लोगों को, इसलिए, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव। अब यहाँ पे था यस, यहाँ पे है नो, तो इसने बोला गलत है, इसने बोला कि नहीं था, लेकिन ये एक्चुअली में तो यस था ना, तो ये फॉल्स नेगेटिव्स हो जाएंगे। चीज समझ आई? नहीं, हाँ हाँ फॉल्स नेगेटिव्स नहीं होना चाहिए ना। कौन, किसको नहीं समझ ओके आई? कौन ओके, सा? समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा ठीक है, समझ आ गया ना, हाँ हाँ ज्वाइन कर गया। हाँ ठीक है, समझ आ गई, तो ठीक है। तो ये क्या जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। ऐसे ये क्या जाएंगी? फॉल्स पॉजिटिव। इसने बोला पॉजिटिव था, लेकिन एक्चुअली में पॉजिटिव नहीं था, तो हमें कैसे लगेगा? फॉल्स पॉजिटिव हो गया। इसने बोला नो, ये इसने बोला नो, तो ट्रू नेगेटिव। तो इसके हिसाब से हमेशा सोचना है। इसने बोला यस, इसने बोला यस, तो बोलते हैं ठीक है ट्रू पॉजिटिव। इसने बोला नो, लेकिन था यस, तो ये कैसे जाएगा? फॉल्स नेगेटिव, इसके नाम से सोचो। इसने बोला यस, ये था नो, तो फॉल्स पॉजिटिव, इसके नाम से सोचना है। इसने बोला नो, इसने बोला नो, तो ट्रू नेगेटिव। ऐसे याद रखो इस चीज, अगर तुम्हें नहीं भी याद रहता है। ट्रू पॉजिटिव, ये तो बकवास है, चारों चीज समझ आ गई तुम्हें। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होगी? कितने इसने यस बोले, एक्यूरेसी कितने एक्चुअली यस बोले जो सही यस थे, समझ रहे हो? कि जितने इसने सही बोला, एक्यूरेसी समझ रहे हो कि इसने एक्चुअली कितने सही यस बोले होंगे, वो इसकी एक्यूरेसी। नहीं सॉरी, एक्यूरेसी तो होगी कितने सही उसने बोले जो कि एक्चुअली में सही थे। ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल। समझ लो कि सही कितने थे? एक तो ये वाले सही हैं, ट्रू पॉजिटिव वाले सही हैं, एक ये ट्रू नेगेटिव वाले सही हैं, ये दोनों सही है ना मेरी वैल्यूज। हाँ, जो ट्रू है वो हाँ सही है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। एक्यूरेसी क्या है? कितने उसने सही बोले होंगे, तो ये हो गया टीपी अपॉन टीएन डिवाइडेड बाय टोटल, सारे टोटल वैल्यूज, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। ये एक्यूरेसी याद आएगी। परसेंटेज ऑफ टेस्ट पीपल्स दैट आर करेक्टली क्लासिफाइड, एक्यूरेसी। एरर रेट कुछ नहीं होगा, 1 माइनस एक्यूरेसी जाएगी नॉर्मल। ये दो डेफिनेशन नॉर्मल से, एक्यूरेसी और एरर रेट। एक्यूरेसी कितने उसने सही बोले हैं। अब सेंसिटिविटी, ये होता है ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट, कि कितने पॉजिटिव को सही तरीके से। ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट है तो ट्रू पॉजिटिव तो ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स। यहाँ से याद रखना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव। अब ये जो डिवाइड होगा ना टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव, ये तुम्हारे सैंपल के हिसाब से होगा। सैंपल इन द सेंस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने थे, ये वाली हीरो समझो, टीपी प्लस एफ एन, टीपी प्लस एफ एन। ये समझ रहे हो इस चीज को? हाँ ये वो फॉर्मूला समझ आया? हाँ, तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा? ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट हो जाएगा। स्पेसिफिसिटी होता है ट्रू नेगेटिव रिकॉग्निशन रेट होता है। ट्रू नेगेटिव तो ऊपर क्या आएगा? ट्रू नेगेटिव आएगा डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव्स इन सैंपल। टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव इन सैंपल क्या होंगे? एफपी प्लस टीएन, तो एफपी प्लस टीएन हो जाएगा। ये चीज समझ आई? हाँ ये भी याद रखना हाँ हाँ कि ये पहले ई आया फिर पी आया, तो सेंसिटिविटी ऊपर था, स्पेसिफिसिटी नीचे है, तो ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव था, नीचे वाले के लिए नेगेटिव। ऐसे भी याद रख सकते हो अगर तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अगला प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। प्रिसीजन क्या हो जाएगा? कितने सही थे, मतलब उसने प्रिसाइज कितना था, वो कितने तरीके। ये गलत लिखा है, फॉर्मूला गलत है, ये वाला फॉर्मूला उसका, कि उसने कितने सही बोले। जैसे ट्रू पॉजिटिव उसने सही बोला ना उसने, अच्छा प्रिसाइज तो मैं नेगेटिव के लिए बोल सकता हूँ। हाँ सही बात है, दोनों के लिए हो सकता है, पॉजिटिव के लिए भी हो सकता है प्रिसीजन, और नेगेटिव वाले के लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी हो सकता है, इसके लिए भी। प्रिसीजन इन द सेंस इसने ये वाला वैल्यू उसने सही बोली थी, ट्रू पॉजिटिव सही बोले थे ना, हाँ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स। ना टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स होंगे, ट्रू पॉजिटिव्स अपॉन फॉल्स पॉजिटिव्स। अच्छा सॉरी 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 यार, मैं गलत सोच गया। हाँ, ये जो एक्यूरेसी और एरर रेट होती है ना, ये तुम्हारे सैंपल के हिसाब से होती है। मतलब जो डिवाइड होगा वो सैंपल वाले से डिवाइड होगा, और इनके अंदर भी सैंपल वाले से डिवाइड होगा। लेकिन ये जो प्रिसीजन होता है ना, ये मेरे हिसाब से होता है, डिवाइडेड बाय मेरे हिसाब से। इन द सेंस मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर मैं प्रिसीजन बोल रहा हूँ, कोई टू पॉजिटिव के लिए प्रिसीजन कह रहा हूँ, तो ये मैंने कितने पॉजिटिव सही बोले, इन द सेंस इतने पॉजिटिव सही बोले थे, और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव मेरे हिसाब से कितने थे, इतने थे। ये समझ आया तुम्हें? मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ प्रिसीजन के अंदर। हाँ, इंडिविजुअल बेसिस पे। हाँ, मैंने तो कितने कि सही मैंने बोला कि इतने मेरे जो वैल्यूज थी वो सही आई हैं, लेकिन एक्चुअली टोटल इतनी वैल्यू सही थी।
लेकिन ये जो बाकी होते हैं ये टर्म्स आते हैं हमारे सैंपल के हिसाब से, तो नीचे हमेशा याद रखना इनमें सैंपल वाली चीजें होंगी हम, लेकिन इसमें मेरे हिसाब से होंगी। रिकॉल रिकॉल ये इसको भी बोला जाता है, सेंसिटिविटी और ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम ही होता है, ट्रू नेगेटिव रिकॉग्निशन रेट है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, प्रिसीजन बस याद रखना अलग सी चीज है। एफ मेजर का फॉर्मूला याद रखना 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपन प्रिसीजन प्लस रिकॉल होता है। तो ये दे सकते हैं, ये टेबल दे दी तुम्हें और बोल दे कि इनकी वैल्यूज क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, तो ये चीज याद रखना। समझ आया कि बताऊं फिर से? नहीं समझ आ गया आ गया। बाकी आगे। किसी को तो नहीं दिक्कत था? बोल देना, मालस्कर बोल दियो अगर कुछ दिक्कत हो तो। कुछ तो बोल दे, हाँ मालस्कर तू तो बोल दे, हाँ सो तो नहीं है। याद है इनसेन का, याद है सब। हाँ, ठीक है जो भी है। आई बात। आरओसी कर्व, आरओसी कर्व की बात की जाए तो ये हो गया आरओसी। हाँ, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये कुछ नहीं होता, ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट और ट्रू नेगेटिव रिकॉग्निशन रेट के बीच में वो होता है, ग्राफ होता है। किसके इसके बीच में? ट्रू पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट के बीच में और फॉल्स पॉजिटिव रिकॉग्निशन रेट के बीच में ग्राफ होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ दिखता है। इसकी वैल्यू 1 से इनके बीच में लाई करती है, 1 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर हमारा क्या होता है ना, हमें इससे ना काम क्या होता है, आरओसी कर्व ये हमेशा उसकी वो बताती है, एक्यूरेसी बताती है ग्राफ की। ठीक है, तो एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम मेजर करते हैं अपने कर्व के नीचे कितना ग्राफ आ रहा है उसके अंदर, मतलब एरिया क्या है उसके ग्राफ के नीचे। ये ग्राफ पता है कैसे आया, ये तो बताया नहीं, सॉरी। ये कुछ नहीं है, ये एक मॉडल लो, उसमें एक वो निकाल लो, इन दोनों की वैल्यू, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, उसकी वैल्यू। एक और मॉडल लो, उसके अंदर एक वैल्यू निकाल लो, एक और मॉडल लो, उसके अंदर एक और वैल्यू, ऐसे करते करते वैल्यूज प्लॉट की हैं, समझे? अलग अलग मॉडल्स की वैल्यूज हैं, वो सोचना मत कि एक ही मॉडल के लिए हो ही नहीं सकता, वो तो ऑब्वियस चीज है। तो अलग अलग मॉडल के वैल्यू प्लॉट करो और उसके बाद इसका क्या निकालो, ग्राफ एरिया निकालो अंडर द ग्राफ। अगर ये ज्यादा आ रहा है तो अच्छा है, मतलब इससे ज्यादा आ रहा है इस लाइन से, मतलब 0.5 से अगर एरिया ज्यादा आ रहा है तो अच्छा है, 0.5 से कम आ रहा है तो ग्राफ गंदा है। लेकिन एकदम अच्छा एक्यूरेट होगा ना तो उसका ग्राफ ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो? जैसे मैं एरो लेके जा रहा हूँ, उसका एरिया कितना होगा, 1 होगा। तो अगर एरिया अगर 1 है तो उसकी क्या बोलते हैं, परफेक्ट एक्यूरेसी होती है। समझ आया? तो क्या इसको मतलब याद हम रखना, हाँ ठीक ट्रेड है। ऑफ भी होता है। मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं? कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मतलब अलग अलग मॉडल, मतलब तूने बोला ना यूज करते हैं, एक्यूरेसी किस मॉडल हाँ की, मतलब कैसे? हाँ, कह सकता है कहाँ पे अच्छा आ रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, बस इतना पता है, जितना मेरे को याद है उतना पता है, मेरे को एग्जैक्ट ये भी नहीं पता, जो मैमएल वाला उनसे पूछ लिया। ठीक है, बस इतना याद कर लेना कि किस किस के बीच में ग्राफ होता है, किसकी परफेक्ट एक्यूरेसी होती है, और ट्रेड ऑफ दिखाता है किस किस में ट्रू पॉजिटिव रेट और नेगेटिव ट्रू फॉल्स पॉजिटिव रेट के बीच में है। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे ट्रू पॉजिटिव रेट होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फॉल्स पॉजिटिव रेट होता है। सॉरी, ट्रू नेगेटिव बोल दिया था ना मैंने गलती से, वो देख लेना यार, यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव रेट है। ये फॉर्मूला तो निकाल लोगे ना इनका, फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट का? हाँ 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 हाँ। ठीक है, बकवास, तो बस यही था और कुछ नहीं है।